हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके चल रहा होगा। सो जनवरी 26 एग्जाम के लिए हमने सीए फाउंडेशन का 3 पेपर बनाए हैं, जिसमें से आज हम लोग सेट 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। और जो ये पेपर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज फटाफट से हम लोग इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पूरा आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पूरा ये बनाया हुआ है। और आप इन तीनों पेपर को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना एग्जाम के पहले, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक बार देख भी लोगे, है ना। चलो आ जाओ। तो देखो हमारा कैसा रहता है यहाँ पर कि हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना हमारा, ये होता है कंपलसरी, है ना। यहाँ पे ट्रू फॉल्स रहेगा और भी कुछ एक करके क्वेश्चन रहेगा। 20 मार्क का टोटल क्वेश्चन ये हमारा कंपलसरी होता है। उसके बाद हमें 4 क्वेश्चन करना होता है आउट ऑफ रिमेनिंग 5। ठीक है। और जहां पर भी आपको जरूरत है आप वहां पर एजम्पशंस ले सकते हो। नोट्स आपको देना होता है, वो आपके आंसर का पार्ट बनता है, तो नोट्स कहीं भी छोड़ना नहीं हम लोगों को, है ना। चलो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमेशा जो आपका ए वाला पोर्शन रहेगा 12 मार्क का ट्रू फॉल्स रहेगा। आपको बताना है यहाँ पर कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, विथ रीजन। आपको क्यों लग रहा है, अगर ये गलत है तो क्यों, अगर सही है तो क्यों, है ना। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड असरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो ये सब काम जो हमारा होता है वो बुक कीपिंग का ही होता है, तो ये तो ट्रू है यहाँ पर। ठीक है। एक बार हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर ए पूरा कर लेंगे 1 का ए, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नेवर बैलेंस। तो ये भी ट्रू है, हम लोग को ये बैलेंस नहीं करना होता है। इसको हम लोग डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो रिसीव्ड हो या फिर वो अलाउड हो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू रेक्टिफाई द एरर्स डिटेक्टेड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये फॉल्स है। हम लोगों का कोई अगर ऐसा एरर है जो इस अकाउंटिंग पीरियड में वो डिटेक्ट नहीं हुआ है, और वो नेक्स्ट या फिर किसी भी और अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट अगर वो होता है और उसमें नॉमिनल अकाउंट अगर हमें यूज करना है रेक्टिफिकेशन का टाइम, तो हम लोग वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये फॉल्स है, यहाँ पर करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं होता है। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। एकदम सही है, सेल्स हमारा क्रेडिट होता है और रिटर्न से हमारा सेल घट जाता है, तो जितना भी हमारा सेल्स रिटर्न रहता है उन सब का टोटल हम लोग को ट्रांसफर करना होता है सेल्स अकाउंट में, वहां के डेबिट साइड में, है ना। तो ये भी ट्रू है। अमाउंट स्पेंट पर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो हमारा वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन जो रिप्लेसमेंट ही होता है ना, ये पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ये, तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉल्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये। द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्डे डेटर अकाउंट। तो ये भी फॉल्स है, इसको हम लोग को डेबिट करना होता है हमारे पास पीएनएल अकाउंट में, और फिर ये उसके बाद बैलेंस शीट में जाता है। आइदर आप डेटर से लेस कर दो या फिर लायबिलिटी साइड में शो कर दो, बट ये सब ऐसा प्रोविजन होता है जो एसेट से घटाकर हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, तो ये भी फॉल्स है ना। तो हम लोग एक बार इन सबका देख ले सॉल्यूशन। तो पहला वाला ट्रू है, फिर ये भी ट्रू, फिर फॉल्स। देख लो आप सबका रीजन भी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। चलो सेकंड में हम लोग आते हैं एक बार यहाँ पर 1 का बी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो हमारा लेजर होता है ना। हमारे पास 2 बुक्स हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, एक प्रिंसिपल दूसरा सब्सिडरी। तो जो हमारा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होता है ना, वो बुक वो बुक हमें हेल्प करता है हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाने में हेल्प करता है, तो वो हमारा कैश बुक एंड लेजर, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बुक्स। ठीक है। व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर। तो हम लोग को सेपरेट हर किसी अकाउंट बनाना होता है, फिर डेबिट क्रेडिट हम लोग को टू और बाई करके हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर, और जो भी होता है हमारे पास सबको हम लोग बैलेंस करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में उसको हम लोग यहाँ पर पोस्ट करते हैं, मैंने सबको दिखाते हैं बैलेंस करके, वहां पर हम लोग को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारा वहां पर चेक हो जाता है ट्रायल बैलेंस में, फिर उसके हेल्प से हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है। Ledger is known as the principal books of account as it provides the full information regarding all the transactions pertaining to any individual account. Ledger contains all set of accounts, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो। रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर, तो सेपरेट अकाउंट सबका बनता है। फिर डेबिट क्रेडिट हम लोग टू बाई करके हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करना होता है, जो जो जर्नल में हम लोग किए सब कुछ हम लोग को यहाँ पर दिखाना रहता है, और लास्ट में उसको बैलेंस भी हम लोग कर देते हैं, है ना। चलो फिर ये देखो यहाँ पर 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का यहाँ पर क्वेश्चन एक है ना। मतलब पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ही हमें पता चल गया, मतलब सस्पेंस अकाउंट का कोई यूज यहाँ पर नहीं आएगा, कोई अगर सिंगल साइड का एरर मिला तो। ठीक है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो अगर वेजेस पे हुआ है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और इसको एसेट में डेबिट करना था, मतलब बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा। बट गलती से कहाँ डेबिट किया गया है इसको, वेजेस अकाउंट में। तो हम लोग को वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और बिल्डिंग को लाना तो बिल्डिंग को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है। A credit sale of goods rupees 1200 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। अब देखो परचेस अकाउंट में नहीं गया, परचेस बुक में चला गया, मतलब अब वहां से फिर वो क्रेडिटर करके दिखा दिए होंगे हम लोग। देखो नॉर्मली इसको क्या करना चाहिए था हमें, नॉर्मली हमें यहाँ पर करना चाहिए था, परचेज है ना किसी लगे यहाँ पर क्रेडिट सेल है, तो नॉर्मली हम लोग करना चाहिए था यहाँ पर डेटर नाम दिया क्या अपने को, रमेश। ठीक है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमें ये करना चाहिए था। कितना अमाउंट है, 1200। ठीक है, हमें ये करना चाहिए था। ठीक ना, हम लोगों ने कर क्या दिया, परचेस बुक में दिखा दिया, मतलब ये पूरा पूरा परचेज अकाउंट और उसके साथ फिर ये क्रिएटर में पोस्टिंग भी तो इसका हुआ होगा ना, तो ये परचेज अकाउंट टू रमेश हो गया है 1200। तो अब देखो यहाँ पर परचेज फालतू का यहाँ पे डेबिट हो गया, हम लोग को उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो परचेज को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, कितना 1200 रुपया। सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो करते हैं सेल क्रेडिट हम लोग, है ना, ये ओरिजिनली होना था। और देखो रमेश डेबिट होगा, तो देखो रमेश तो डेबिट होगा 1200 रुपया ओरिजिनली, बट वो गलती से क्रेडिट भी तो हो गया है, तो हमें उसको डबल अकाउंट अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा ना। देखो एक बार तो 1200 रुपया डेबिट करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट कैंसिल हो जाए, ये क्रेडिट कैंसिल हो गया, फिर एक बार डेबिट करना भी तो पड़ेगा ना एक्चुअल जो हुआ तो उसके लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2400 रुपया। ठीक है, और फिर ये दोनों एंट्री मिलाए थे हम लोग यहाँ पर। तो पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, और फिर रमेश अकाउंट डेबिट 2400 टू परचेस टू सेल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। An amount of 2000 due from Mahesh Chand which had been written off as a bad debt in previous year। ठीक है, पहले वो बैड डेट हो चुका है, तो देखो हमारे बुक्स में अब महेश चांद नाम का कोई डेटर होगा ही नहीं, है ना। मान लो डेटर जो रहा होगा हम लोग उसको एंट्री कर देंगे उस टाइम, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चांद। ठीक है ना, उससे 2000 रुपया ड्यू था, हम लोगों ने कर दिया बैड डेट। अब हमारे बुक्स में महेश चांद नाम का कोई भी डेटर नहीं है। ठीक है, पीएल में चला गया बैड डेट। अब क्या हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। अब देखो जब पैसा मिला ना तो हम लोग क्या कर दें यहाँ पर, कैश या बैंक जो भी अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। ठीक है, अब आप समझो नॉर्मली तो कैश बैंक डेबिट हुआ वो तो ठीक है, लेकिन महेश चंद अकाउंट को क्रेडिट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बुक्स में अब वो डेबिट है ही नहीं, अब उसका बैलेंस ही नहीं दिख रहा हमारे अकाउंट में। अब सोचो अगर हमारे अकाउंट में उसका बैलेंस दिख ही नहीं रहा है, हमारे बुक्स में अगर उसका बैलेंस दिख ही नहीं रहा है, और अब अगर हम लोग क्रेडिट करते हैं तो वो तो नेगेटिव बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा वो हम लोग से पैसा पाता है। तो हम लोग क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवरी अकाउंट, ये हम लोग को दिखाना होता है। अब गलती क्या हुआ यहाँ पर हम लोगों से कि हम लोगों ने गलती से महेश चंद अकाउंट में डाल दिया। तो एक काम करो, महेश चंद अकाउंट को डेबिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा 1200 रुपया जो क्रेडिट हुआ था, और बैड डेट रिकवरी अकाउंट को आप यहाँ पर दिखा दो 1200, हो जाएगा आपका काम, है ना। तो यहाँ पर महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट दिखाओ 2000 रुपया। ठीक है, ओके सर, चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्ट जो जिसका था 5000, जिसका सेल प्राइस है 6000 रुपया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एज फ्री सैंपल्स अमाउंट प्रोस्पेक्टिव सैंपल्स अमाउंट टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो समझो यहाँ पर इसको कोई रिकॉर्ड किए ही नहीं हम लोग, तो आप कैसे रिकॉर्ड करते हो बताओ ना। हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हम लोग परचेज से यहाँ पे हटा देते हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखा देते हैं, तो ये कहीं दिखाया हुआ है नहीं, ये तो नॉर्मल हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है कहीं पे।
गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये भी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। अब तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो रेक्टिफिकेशन बहुत आसान होता है, जस्ट आपको यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करना है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना है यहाँ पर, है ना। तो क्या करोगे आप यहाँ बताओ, यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन, बस ये दोनों एंट्री कर देना अपने को, ठीक है। बढ़ेगा आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बीआरएस का है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्या बोलता है देखो, ऑन 31/3/20 महेश कैश बुक सोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो यहाँ पर कैश बुक दिखा रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। जनरली हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, लेट कैश बुक का बैलेंस अगर दिया हुआ है अपने पास, ठीक है, कोई कोई भी एक ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक अगर घटा हुआ है और पासबुक अगर बढ़ा हुआ है, तो हम लोग रिकंसाइल करते टाइम क्या बोलते हैं कि हम लोग का कैश बुक का बैलेंस है तो जो जो पासबुक में दिया हुआ उसी तरह से हम लोग कर देना पड़ता है ना। हम लोग करते हैं, हम लोग ऐसा, हम लोग अगर कैश बुक घटा हुआ है तो कैसे मिलेगा, बढ़ा देने से। कैश बुक किसी ट्रांजेक्शन वजह से अगर बढ़ा हुआ है तो कैसे मिलेगा, देने से। बट अब क्या होता है, अगर ये ओवरड्राफ्ट अगर है ना, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के वजह से, कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर कैश बुक हमारा अगर घटा हुआ है ना, तो पता है कैसे मिलेगा, हमें इसको और घटाना पड़ेगा। मतलब अगर बढ़ा है तो और बढ़ाएंगे, घटा है तो उसको और घटाएंगे, अगर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो। अब इसका लॉजिक क्या है ये बैठ के भी समझाना मुश्किल है, मेरे एग्जाम अभी अपने पास बहुत करीब है, तो इसके लिए वीडियोस अपलोडेड ऑलरेडी, आप उसमें देखो, मैं आपको वीडियो दे भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं अब डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है। देखो यहाँ पर तो बोलता है क्या, महेश कैश बुक सोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹98,700 ऑन कंपैरिजन ही फाउंड द फॉलोइंग। क्या क्या देखो, बोलता आउट ऑफ द टोटल चेक्स of ₹8900 issued on 27th of March, one check for ₹7400 were presented for payment on 4th April, मतलब 31 मार्च के पहले प्रेजेंट नहीं हुआ ना, ठीक है। And the other checks of ₹1500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. क्या हुआ समझो, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 8900 का चेक हम लोगों ने इशू करा है। इशू मतलब पेमेंट किया था हम लोग। अब देखो जैसे ही हम लोग अपने पास पेमेंट करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, उसी दिन कैश बुक से हम लोग बैलेंस को घटा देते हैं, हम लोग उसी दिन दिखा देते हैं चेक का पेमेंट अगर हो गया तो वहां पर दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे हम लोग, बाई क्रेडिट चाहे कुछ भी, है ना। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये जो 89 है ना, अब इसमें से जितना भी चेक जिन लोग को इशू हम लोग किए हैं वो लोग जाएगा बैंक में, चेक को प्रेजेंट करेगा, फिर पेमेंट क्लियर होगा। हम लोग तो हाथों हाथ घटा दिए। बट क्या हुआ है, एक जो है यहाँ पर 7400 का चेक वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है 31 मार्च तक, तो हमारा पासबुक तो बढ़ा रह गया, पासबुक में घटा ही नहीं बैलेंस ना, क्योंकि जिनको चेक दिए वो तो गया ही नहीं अभी तक। और बाकी 1500 का चेक वो रिटर्न हो गया, तो उन लोगों को नया चेक हम लोग दिए थे हम लोग, बट वो भी दिए 1 अप्रैल को। तो जो भी हो 31 मार्च तक इन दोनों ही चेक का कुछ भी नहीं हुआ था, तो हमारा कैश बुक घटा था 8900 से, पासबुक बढ़ा था। हम लोग क्या करें, कैसे मिलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, कैश बुक घटा है, हम लोग और घटाएंगे 8900, तो इसमें हम लोगों को 8900 और घटा देना है, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो द आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक्स ऑफ ₹6800 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 24th March, वन चेक ऑफ ₹2600 was cleared on 3rd April, and all other check of ₹500 and other check of ₹500 was returned dishonored by the bank on 4th April। मतलब देखो 6800 में से ये एक 2600 का और ये 500 का, टोटल 3100 का चेक जो है ना वो 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ है। एक क्लियर हो गया है जाके 3 अप्रैल को, और एक 4 को डिसऑनर्ड हो गया था। जो भी है हमारे पास 31 मार्च तक क्लियर तो नहीं हुआ था ना, तो इससे क्या हुआ होगा, हम लोग कैश बुक को बढ़ा दिए थे, है ना, हम लोग डिपॉजिट किए तो कैश बुक बढ़ा दिया, बट बैंक में जब तक वो चेक क्लियर नहीं तब तक वो बैलेंस को बढ़ाएगा नहीं, तो हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, हम लोग क्या करें, कैसे मिलेगा, हम भी लोग बढ़ा देंगे, हम भी लोग बढ़ा देंगे फिर से, तो 3100 रुपया ये बढ़ेगा। पहले इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 3100 बढ़ाना है, 8900 हमने घटाना है ना। तो देखो ये 2600 और 500 ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करा है, और ये 7400 और 1500 को हम लोगों ने यहाँ पर लेस किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
बैंक चार्जेस ₹35 एंड बैंक इंटरेस्ट ₹2860 चार्ज बाय बैंक, मतलब बैंक ने डिडक्ट कर दिया है, ठीक है ना। अपियरिंग इन द पासबुक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश, तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो बैंक घटा चुका होगा बैलेंस चार्ज किया, तो हमारा बढ़ा हुआ है, हम लोग क्या करें और बढ़ा देंगे, हम लोग 35 भी बढ़ा देंगे, हम लोग 2860 भी हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। A check deposited in another account of 1550 wrongly credited to this account by the bank, तो बैंक गलती से हमारे अकाउंट में पैसा यहाँ पर दिखा दिया है, तो बैंक गलती से 1550 बढ़ा दिया है, हम तो नहीं बढ़ा है ना, तो हमारे पास तो 1550 घटा हुआ ही था, हम लोग क्या करेंगे मिलाने के लिए और घटा देंगे, ठीक है सर घटा दो। A check of ₹800 ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो हम लोगों ने क्या किया होगा, हम लोगों ने 800 रुपया घटा दिया होगा, ड्रॉप मतलब यहाँ पेमेंट करना इशू करना होता है, हम लोगों ने 800 रुपया घटा दिया कैश बुक में, बट गलती से बैंक क्या किया डेबिट किया है किसी दूसरे के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में डिडक्ट किया ही नहीं बैंक, तो पासबुक हमारा बढ़ा हुआ होगा, हम लोग क्या लेके बना रहे हैं कैश बुक, घटा है और घटाएंगे 800 रुपया, हम लोग इसको और घटा देंगे। बोलो क्लियर है क्या। और इन तीनों को देखते हैं हम लोग, तो ये 352860 ये हम लोग को बढ़ाना है, ये 1550 घटाना है, ये 800 घटाना है, आ जाओ यहाँ पर, तो ये टोटल 2895 हम लोग यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, और ये यहाँ पर अपने पास ये 800 रुपया, ठीक है, ये हम लोग घटाना है एक, और ये कितना था ये 800 का ना 1550, ये हम लोग को यहाँ पर और एक घटाना है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेबिट ऑफ 3500 अपियरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट मतलब बैंक में घट गया है पैसा 3500, फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न्ड फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट, चेक आउट ऑफ डेट हो गया 3 महीने के बाद डाला होगा मान लो, है ना, अब उसको रीडेट किया गया है फिर से कब 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को किया है ना, 31 मार्च तक तो नहीं हुआ था ना, तो हमारा पासबुक घट गया होगा, तो हमारा कैश बुक तो बढ़ा हुआ होगा, कैश बुक तो हमारा बढ़ा हुआ होगा, हम लोग क्या करेंगे लेने के लिए हम लोग और बढ़ा देंगे 3500 रुपया, ठीक है हम लोग 3500 रुपया और बढ़ा देंगे। बैंक अलाउ किया है इंटरेस्ट 1000 रुपया, अब बैंक अलाउ किया है इंटरेस्ट 1000 रुपया, तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया होगा, हम लोगों ने लिखा नहीं है, तो हमारे पास बैलेंस घटा हुआ है, क्या करें कैसे मिलेगा, हम भी लोग और घटा देंगे, ठीक है सर। A customer who received a cash discount of 4% on his account of rupees 1 lakh paid a check on 20th March 2020, अब देखो 1 लाख का पूरा अमाउंट था, उस पर 4% का डिस्काउंट मिला, तो 96,000 का हम लोग को वो चेक दिया होगा, ठीक है। कैशियर क्या किया है गलती से इरनेसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट, मतलब 1 लाख रुपया ही गलती से दिखा दिया है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, अब देखो जितना का वो चेक दिया है पासबुक तो 96 ही बढ़ाएगा, बट गलती से क्या हुआ है कैश बुक में 1 लाख रुपया बढ़ गया है, तो आपको दिख रहा है 4000 का डिफरेंस हो गया, 4000 से हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, हम लोग क्या करें कैसे मिलेगा और बढ़ा देंगे 4000 रुपया, ठीक है 4000 रुपया और बढ़ा दो आप, है ना, तो देखो ये 3500 आपको ऐड करना है, 1000 लेस करना है, 4000 आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है डन। अब जो बैलेंस हमारा आ गया ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश था ना, तो अभी हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है बढ़े क्या आगे, चलो नेक्स्ट, होता मिसेस दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट द रेट 50 लाख ईच ऑन 1 जुलाई 2017, on 1st October 2019 one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed and 35 lakh is received from the insurance company in full settlement. On the same date another truck is purchased by the company फॉर द सम ऑफ रुपीज 60 लाख, तो फिर से इन्होंने एक नया ट्रक परचेज भी किया 60 लाख का, द कंपनी राइट्स ऑफ 20% of the original cost per annum. The company observes the calendar year as its financial year. Give the motor truck account for 2 years ending on 31st December 2020. मतलब हम लोग को 2019 एंड 2020 का हम लोग को अकाउंट बनाना है ना। देखो देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर 1/1/19 को कितना बैलेंस था ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। इन्होंने परचेज कब करा था 1 जुलाई 2017 को, एंड कैलेंडर ईयर ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझो यहाँ पर लेट ये इनका परचेज डेट है, तो पहले तो यहाँ पर ईयर एंड हो जाएगा, है ना।
ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ का बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर एक ट्रक का, अगर यहाँ पे कॉस्ट था 50 लाख एंड 20% पर एनम करके ये लोग चार्ज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो पहला साल तो 6 महीने का ही चार्ज होगा। 50 लाख इंटू 20%, 10 लाख रुपया इंटू 6/12, है ना। तो 50 लाख इंटू 20% इंटू 6/12, ये आएगा यहाँ पर 5 लाख। एंड ओरिजिनल कॉस्ट भी करना है, तो ये तो पूरे साल का होगा, 6 महीना नहीं ना, ये तो पूरा 10 लाख रुपया होगा 20%। तो 15 लाख रुपए यहाँ से डेप्रिसिएट हो गया, तो एक एक ट्रक का वैल्यू हो गया हमारे पास 35 लाख। ठीक है, एक एक ट्रक का, तो 10 टका कितना हो जाएगा, 3.5 करोड़। तो पहला बात तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1/1/19 को हमारे पास 3.5 करोड़ रुपया का बैलेंस था। ठीक है सर। अब क्या हुआ है यहाँ पर आगे चल के, एक कभी यहाँ पर चला था यहाँ पर 1 अक्टूबर 19 को, है ना। तो 1 अक्टूबर 19 को यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, अब जो एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या हुआ, 35 लाख रुपया हम लोग को मिला है। ट्रक, एक ट्रक पूरा डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ से। अब आप समझो, यहाँ से जो ये ट्रक है इतना दिन तो चलेगा ना, 9 मंथ्स पूरा चला है, 10, 11, 12, 3 महीना नहीं चला, डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पर। बट 9 मंथ्स तो चला है ना, तो पहले इन 9 मंथ्स का निकालना पड़ेगा हम लोग को डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। तो ये 50 लाख का 20%, 10 लाख इंटू 9/12, 7.5 लाख आ रहा है क्या ये। यस, 7.5 लाख रुपया। मतलब एक ट्रक जो 35 लाख का था, उसमें से इतना चला गया, तो बच जाएगा 27,50,000। और इसके ऊपर हम लोगों को मिल रहा है 35 लैक्स, मतलब 7.5 लाख का तो फायदा ही हो गया, है ना। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3.5 करोड़ का दिखाते हैं कि हमारे पास बैलेंस था। ठीक है, 3.5 करोड़ का हमारे पास यहाँ पर बैलेंस था। फिर हमारे को मिला यहाँ पर 35 लाख इंश्योरेंस कंपनी से, और 7.5 लाख रुपया डेप्रिसिएशन हुआ है जो एसेट हमारा डिस्ट्रॉय है उस पर। और 7.5 लाख का फायदा भी हमें दिख गया, तो वो फायदा हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। एंड उसी दिन हम लोगों ने फिर 60 लाख का एक नया ट्रक भी हम लोगों ने परचेज करा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ दिखा देंगे, है ना। अब नेक्स्ट ईयर जो हम लोग को अब डेप्सन चार्ज करना है 31 दिसंबर 19 को, वो तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, है ना। देखो हमारे पास वो 50 लाख वाला 9 ट्रक है टोटल, है ना। तो 50 लाख इंटू 20% इंटू 9, तो 90 लाख तो उसका हो गया। और ये 60 लाख का 20% इंटू 3/12, तो 60 लाख का 20% कितना हो गया, 12 लाख इंटू 3/12, 3 लाख। तो टोटल 93 लाख का यहाँ पर हो गया है डेप्रिसिएशन, जो हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अब जो ये बैलेंस बचा हुआ है, यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर हमारा दिखिएगा, और स्ट्रेट लाइन पे करना है फिर से। तो कितना होगा बताओ, ये हमारा 50 लाख पे वो वही चलेगा, है ना। 50 लाख पे 20% इंटू 9, तो वो तो वैसे ही रहेगा ना अपने अपने पास 90 लाख, प्लस अभी 60 लाख पे पूरे साल का होगा, है ना। तो टोटल यहाँ पर 21 लाख का डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर और हो जाएगा। 20 लाख 1 लाख ना, सही सही 90, और ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। मैं 9 और 12 जोड़ दिया मैं तो। ठीक है, तो 1 करोड़ 2 लाख रुपए डिप्रिसिएशन, नॉट 21 लाख। डन ना। चलो, इजी लग रहा है, फिर बैलेंस हम लोग यहाँ शो कर देंगे। और जितना भी हमारे पास वर्किंग था दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये 7.5 लाख का फायदा कैसे आया, डब्ल्यू हम लोग जो 10 ट्रक का निकाल लिए, फिर डेप्रिसिएशन कैसे आया, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंगल एंट्री का है। बोला राहुल डज नॉट मेंटेन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, however he maintains a record of his bank transactions and is also to give the following information from which you are requested to prepare his final accounts for the year 23-24। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाना हम लोग को। ऐसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं है। क्रेडिटर का ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। बैंक बैलेंस है और फिक्स एसेट्स यहाँ पे दे रखा है। बैंक बैलेंस का भी ओपनिंग नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे को कुछ डिटेल्स दे रखा है हमारे पास बैंक ट्रांजेक्शन्स का। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वॉज ₹2,60,000। तो इससे देखो साफ साफ पता चल गया सेल कितना है, 2,60,000 हमारे पास COGS है। 25% के प्रॉफिट पे हम लोग बेचते हैं, 25% ऑन कॉस्ट।
ठीक है, टोटल आ रहा है 3,25,000 का सेल, 3,25,000 का हम लोग का टोटल यहाँ पे सेल आ रहा है। ठीक है, अब तो जब भी आपको इस तरह से दिया रहा है ना, आप क्या करो, रेस्पेक्टिव अकाउंट्स पहले बना लो। देखो सिंगल एंट्री ना एक ऐसे ही फोबिया हो रखा है, ठीक है सर, टफ लगता है, टफ लगता है। क्यों पता, आप चीजों को ना मर्ज करते हो, याद करते हो, इसलिए दिक्कत होता है। एट ए टाइम एक सिंगल चीज को लेकर चलो तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखो आप डेटर क्रेडिटर है ना, इन दोनों का अकाउंट अपने को चाहिए होगा। और फिक्स एसेट अगर देखो आप, तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, बट इसमें कुछ परचेज सेल का डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो एक काम करो, इसका भी आप अकाउंट बना लो। एंड अगर जब आप बनाओगे फाइनल अकाउंट ना, तो आपको बैलेंस शीट आपको चाहिए होगा, हाँ कि ना। बैलेंस शीट बनाओगे आप, बैलेंस शीट में आपको कैपिटल चाहिए होगा, आपको कैपिटल यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब आपको पुराना बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा जिससे आपको कैपिटल मिल जाएगा। एंड बैंक बैलेंस भी देखो ओपनिंग नहीं दिया, मतलब ये सब तो वर्किंग नोट में चाहिए चाहिए होगा। तो अपने को जब फाइनल अकाउंट बोलता है ना, तो ये तो दिमाग में चल ही रहा है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये तो है ही, ये तीनों तो हमेशा बनाना है। आपको साथ में ना सिंगल एंट्री बनाते हुए देखना, आपको नोट्स में जो कॉमन एकदम से जो है यहाँ पे देखना, आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनाना होता है। ये कब बनाना था ओल्ड बैलेंस शीट, जब अपने को कैपिटल नहीं पता हो, है ना। और ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस तो नहीं है। ओल्ड बैलेंस शीट मतलब जस्ट हमारा पिछले साल का बैलेंस शीट। उसके साथ साथ डेटर क्रेडिटर, ये अक्सर हम लोग को बनाना पड़ता है। फिर बैंक अकाउंट, ये बनाना पड़ता है हम लोग को। और इस क्वेश्चन में एसेट को लेकर भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन बताया, तो उसको भी हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इतना नोट्स हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब जो ये नोट्स जो हम लोगों ने बनाया ना, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना, पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इन सब को आप पहले पुट करो। डेटर अकाउंट बनाओगे आप, ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा 1,02,500, बट आपको दिमाग में चलना चाहिए कि ये ओपनिंग डेटर है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब जो ओपनिंग हमारा बैलेंस शीट है ना, उसमें भी जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस देकर रखा है 46,000, हम लोग दिखा देंगे इसमें हम लोग टू बैलेंस शीट, है ना। 46,000 क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर है, तो क्रेडिट बैलेंस इसका होता है। और ओपनिंग अभी नहीं पता, छोड़ दो, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा चल जाएगा, जो इस साल का हमारा बैलेंस शीट होगा। उसका स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे के रखा है, दोनों बैलेंस शीट में भी जाएगा। साथ ही साथ ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना, टू ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, वहां भी दिखाएंगे। बैंक बैलेंस का यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी हम लोग दिखा दें क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी और इसका अकाउंट में भी। और फिक्स एसेट हम लोग अभी फिलहाल इसको दिखा के रखेंगे। ठीक ना, पहले आओ इतना चीज पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिखाया हुआ है कि नहीं सही से, है ना। देखो, डेटर का ओपनिंग बैलेंस अपने को पता, हम लोग दिखा दिए। क्रिएटर का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को पता है, ये हम लोग दिखा दिए। बैंक का भी हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस पता था, ये हम लोग दिखा दिए। और एसेट का जो बैलेंस था, ये हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। जो अभी दिया हुआ था बस वही हम लोगों ने दिखाया है। और 3,25,000 का सेल तो हमने निकाल लिया था ऊपर ही। ठीक है, उसका देखो हमारे पास दोनों ही बैलेंस शीट में जो हमारा स्टॉक जाएगा वो पता है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का हम लोगों को पता है। और जो दोनों बैलेंस शीट में स्टॉक जाएगा वो भी हम लोग को पता चली गया उसी के थ्रू। तो ये भी चल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी। और जो ये चीज हमारे पास अवेलेबल था ओपनिंग बैलेंस शीट का, उसको भी हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। इसके अलावा और कुछ हम लोग को नहीं पता था, तो हम लोगों ने बस अभी इन चीजों को यहाँ पर दिखाया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आओ चेक करते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पर। डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज। डेटर से रिसीव हुआ है 3,40,000 रुपया। आप नॉर्मल बताओ जनरल एंट्री क्या करोगे आप, क्या करोगे जनरल एंट्री बताओ आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आपने बैंक अकाउंट बनाया है, हाँ सर बनाया है। आपने डेटर अकाउंट बनाया है, हाँ सर बनाया है। आप पोस्ट कर दो ना वहां पर डायरेक्टली। आप बैंक में जाओ, लिखो वहां पर टू डेटर्स। आप बैंक में लिखो वहां पर टू डेटर्स। ठीक है, बैंक में जाओ, लिखो टू डेटर्स। और डेटर्स से पैसा मिल रहा है तो डेटर अकाउंट जाओगे ना बाई बैंक। ये भी दिखा दो बाई कैश बैंक, यहाँ बैंक लिख दो। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्शन है एडिशनल कैपिटल आया है 5,000 रुपया। तो पैसा आया है अपने पास, तो बैंक अकाउंट में दिखाएंगे टू कैपिटल। और जो इस साल का हमारा जो बैलेंस शीट है ना, इस साल का जो हमारा बैलेंस शीट है, उसमें हम लोग जब कैपिटल दिखाएंगे उसमें ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। जो ओपनिंग था वो था ही, हम लोगों ने और भी यहाँ पर लिया है, वो भी दिखा देंगे एडिशनल कैपिटल। और बैंक में हमारा बैलेंस भी बढ़ जाएगा 5,000 से। ठीक है सर, बस सारा ट्रांजेक्शन पुट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। सेल ऑफ फिक्स एसेट जिसका बुक वैल्यू था 2,500 1,750 में हमने सेल किया है। अब दो कैसे क्या होता है, आप क्या एंट्री करोगे बताओ इसके लिए। बैंक अकाउंट डेबिट
1750, ठीक है। टू फिक्स एसेट्स कितना है, 2500 रुपया, ठीक है सर। अब लॉस हो गया है, तो ये लॉस ऑन सेल 750 रुपया। अब देखो ये जो लॉस ऑन सेल है ना, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये तो क्लोज भी होगा ईयर एंड पे। ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के पीएल, तो ये सब हमारा इनडायरेक्ट नेचर का चीज है, ये सब कुछ पीएल में जाएगा। तो इसमें एक और एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना, कितना 750, तो पीएल में ये भी जाएगा। अब दो बैंक में क्या क्या आया, 1750 बैंक में आया, वो आप दिखाओ। 750 का लॉस आप पीएल में दिखाओ, और पूरा 2500 रुपया कहाँ जाएगा, एसेट्स में, बैंक और लॉस ऑन सेल दोनों जाएगा एसेट में। तो ठीक है, देखो यहाँ पर आप, तो फर्नीचर में ये दोनों ही जाएगा। फिर आपके पास बैंक में पैसा है 750, ये आप दिखा दो, और जो लॉस हुआ उसको आप पीएल में ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड में, ठीक है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, चलेगा, यस सर। नेक्स्ट, पेड हुआ क्रिएटर को, एक्सपेंसेस पेड हुआ 49,250, जो आपने क्रिएटर को पेड करा है, आप क्या एंट्री करोगे इसके लिए, क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप बना रहे हो सर अकाउंट, यस सर बना रहे हैं, तो आप एक काम करो, क्रिएटर में जाओ, लिखो वहां पर टू बैंक, ठीक है, 2,80,000, और बैंक से पैसा भी तो घटा आपका, तो बैंक अकाउंट जाकर लिखो आप वहां पर बाई क्रेडिटर्स। फिर आपने एक्सपेंसेस पे करा है, तो क्या एंट्री होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एक्सपेंस अकाउंट आप बना रहे हो, नहीं सर नहीं बना रहे। क्या बैंक अकाउंट बना रहे हो, हाँ सर बना रहे हैं, तो बाई एक्सपेंस दिखा दो यहाँ पर। बट अब जैसे ही आपने एक्सपेंस अकाउंट दिखाया ना, एंट्री जैसे आपने किया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, फिर से नॉमिनल अकाउंट। अब क्लोज भी करना पड़ेगा इसको ईयर एंड पे, तो ये एक्सपेंस आपका पीएल में क्लोज होता है, आप पीएल में जाओ, टू एक्सपेंस आप यहाँ पर दिखा दो 49,250। बोलो क्लियर है यहाँ पर, यस सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल ड्राइंग हुआ 25,000 रुपया, और एसेट खरीदे हैं 5,000 का। अब जो ड्राइंग हुआ, हमारा पैसा घटा होगा बैंक से, वो हम लोग घटा देंगे, और साथ ही साथ हम लोग कैपिटल में ड्राइंग भी हम लोग वहां पर घटा के जैसे दिखाते हैं वैसे दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर ड्राइंग 25,000 का, और बैंक से पैसा घटाओ। इसके बाद हम लोगों ने एसेट परचेज किया फर्नीचर 5,000 रुपया का, दिखा देंगे हम लोग 5,000 का फर्नीचर परचेज यहाँ पर हुआ है, बैलेंस हमारा घटा है, एसेट बढ़ा भी तो है, फर्नीचर अकाउंट हम लोग बना ही रहे हैं, वहां पे दिखा दो। बोलो क्लियर है ये चीज, है ना। इसका सेल हम लोगों ने निकाला था, सेल यहाँ पर कोई कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर है नहीं, तो सेल भी क्रेडिट सेल हुआ होगा, तो डेटर में दिखाओ आप टू सेल्स, और सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये क्लोज भी होगा, और सेल्स कहाँ क्लोज होता है, ट्रेडिंग के पीएल, ट्रेडिंग में होता है क्लोज, है ना, तो यहाँ पर सेल्स भी दिखा दो, दैट्स इट, क्लियर है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा आपको पहले ही मिल चुका था, है ना, इसका डेटा आपको पहले ही मिल चुका था, तो अपने आप परचेस निकल के आ गया, और यही परचेस आप क्रिएटर अकाउंट में दिखा दोगे बाई परचेस, तो आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैलेंसिंग फिगर ये भी आपको मिल जाएगा, और यही ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पर आपको मिला 53,500 का, ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी तो जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज। तो देखो हमारा क्रिएटर अकाउंट क्लोज हो गया, डेटर अकाउंट भी आओ क्लोज करे थे हम लोग, सेल्स हम लोग को मिल गया, ओपनिंग बैलेंस था कितना पैसा है वो मिल गया, अपने आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोग इस साल के बैलेंस शीट में डाल देंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज, ठीक है सर, ये भी हो गया। एसेट में आते हैं, फर्नीचर अकाउंट में आते हैं हम लोग, तो देखो अपने पास यहाँ पर बैंक से, देखो हम नॉर्मली क्या, देखो हमने पास टोटल दिखा रहा है यहाँ पर 12.5, है ना, कैसे हुआ, अपने पास 7.5 का चीज था, जिसमें से 2500 का चीज तो हम लोग बेच चुके हैं, तो कितना बचना चाहिए, 5,000, इतना का सामान बचना चाहिए, हाँ सर। हम लोगों ने नया खरीदा 5,000, ओके, कितना होना चाहिए 10, यहाँ बैलेंस कितना दिखा रहा था हम लोग को 9,000, तो इसका मतलब बाकी 1,000 क्या हो गया, तो बाकी 1,000 डेप्रिसिएट हुआ होगा, और यही डेप्रिसिएशन हमारे पीएनएल में भी जाता है, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर जाएगा पीएनएल में, ठीक है, डन। तो ये अकाउंट भी हो गया क्लोज, उसका बैंक अकाउंट सब कुछ था ही, बस अपने को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना था, वो हम लोग कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर इन सबको जोड़ देंगे, ये सब घटाते ही हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जैसे ही हम लोगों ने किया, हमारे को मिल गया यहाँ पर ओपनिंग बैंक, तो ओपनिंग बैंक बैलेंस मिल गया ना, ओपनिंग बैलेंस में बैठा दो, और ये सब कुछ करके आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गया, और यही ओपनिंग कैपिटल आपका बैलेंस शीट में, इस साल बैलेंस शीट में जाएगा। अब जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसको आप यहाँ पर लेकर आओ, और ये लिखते ही आपका मैच कर जाएगा। ये फिर आ रहा है क्या समझ में, बताओ ना, इजी लग रहा है। तो देखो अगर ना आप चीजों को मगअप करोगे, याद करने बैठोगे, सिंगल एंट्री आपको दुख दर्द पीड़ा सब देगा, ठीक है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आप एक एक ट्रांजेक्शन को सोचते जाओ, उसका एंट्री करते जाओ, जो अकाउंट बनाए हो उसको आप पोस्ट करो, जो नहीं बनाए उसको छोड़ दो,
और जितना भी नॉमिनल अकाउंट का एंट्री हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे क्लोज भी होगा, इधर ट्रेडिंग या फिर पीएल में जाकर, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आई थिंक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से है ये वाला, है ना। वो द राम रहीम एंड रॉबर्ट आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एबीसी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 1/4/23 इज गिवन बिलो। पार्टनर्स कैपिटल राम रहीम एंड रॉबर्ट है यहाँ पर 3 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख रुपया। जनरल रिजर्व में 1,05,000 रुपया पड़ा हुआ है। लोन है 95,000 का और क्रेडिटर अपने पास यहाँ पर 1 लाख का दिया हुआ है। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है 50,000 का, मशीनरी है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश बैंक। ठीक है सर। वो द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। द फर्म डिसाइडेड टू सेटल द लोन डायरेक्टली। ठीक है, लोन ये लो डायरेक्टली सेटल करवा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लोन है क्या कुछ, यस 95 का लोन है, सेटल कर देंगे। राम took over goodwill for 75,000. Rahim took over the machinery and furniture at 90% of book value and sundry creditors at book value. ठीक है, Robert took over stock at 95% of book value and debtors at 90% of book value. Partners have to pay cash if the asset taken over had exceeded the amounts due to them. हमने क्या क्या बनाना, हम लोग को रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ऑफ द फर्म टू शो द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। अब दो क्या होता है यहाँ पर, जितना भी अपने पास पार्टनर्स से रिलेटेड चीज है, पार्टनर्स कैपिटल, ड्राइंग, पीएनएल, जनरल रिजर्व, जितना भी आपको दिखता है जो पार्टनर्स से रिलेटेड चीज है, इन सबको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद जितना भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है इन सबको हमें क्लोज करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, उसे हमें दिखाना है सेपरेट अकाउंट में, कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा, हम लोग क्लोज करेंगे और क्लोज करते टाइम आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इन सबको भूल जाओ, क्लोज करते वक्त सब कुछ बुक वैल्यू पे क्लोज होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई रेक्टिफिकेशन हो रहा हो, जो इस सब में कुछ भी ऐसा रेक्टिफिकेशन तो है नहीं यहाँ पर, है ना। सब कुछ क्लोज जो होगा ना वो हमेशा और हमेशा बुक वैल्यू पे क्लोज किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्लोज करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये देखो आप, अब यहाँ पर आपके पास कैपिटल अकाउंट है, इन सबको बैलेंस दिखा दो, बाई बैलेंस बेटी 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, और रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रिसीव में बांटते हैं हर बार, वैसे 532 में इन पार्टनर्स में आप बांट दो। इसका जितना भी दिख रहा है आपको यहाँ पर एसेट लाइबिलिटीज, इन सबको आप क्लोज करोगे, बैलेंस शीट का जितना भी दिख रहा है ये सब तो रिलेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, चलो और देखते हैं हम लोग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ बैलेंस दिखाओ अब, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, फिर जो आपके पास रिजर्व था इसको बांटो 532 में। इन सब के हो जाने के बाद आपको क्या करना है अब आपको जितना भी एसेट सबको यहाँ पर क्लोज करना है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट तब ना क्लोज होगा, एसेट को क्रेडिट करेंगे हम लोग, और यहाँ पर जितना लाइबिलिटी इन सबको क्लोज करेंगे हम लोग बुक वैल्यू पे। अब इसके बाद देखते हैं जो हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया वहां पर कैश अकाउंट में उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग शो करेंगे। अब एक एक करके बात करो क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो देखो, राम टुक ओवर द गुडविल फॉर ₹75,000। ओके, तो बाई राम्स कैपिटल रिलेशन अकाउंट में निकाल देंगे हम लोग कितना, 75 गुडविल दिखा देंगे कि ले चला गया वो। ठीक है, दिखा दो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर कि जो रहीम है वो मशीनरी एंड फर्नीचर लिया है 90% बुक वैल्यू पे और क्रेडिटर लिया है एट बुक वैल्यू। तो ठीक है, रहीम ले गया है मशीनरी एंड फर्नीचर 90% बुक वैल्यू पे। तो मशीनरी फर्नीचर देखो है कितना, मशीनरी 4,55,000 है, 10,000 का फर्नीचर है, तो टोटल 4,65,000 इंटू 90%, 4,18,500। और क्रिएटर को बुक वैल्यू पे तो टू रहीम्स कैपिटल हम लोग दिखा दें, क्रिएटर ये ले गया बुक वैल्यू पे। डन। और क्या है, और क्या इसके बाद रॉबर्ट क्या किया है, बोलता है क्या, रॉबर्ट टुक ओवर स्टॉक एट 95% बुक वैल्यू एंड डेटर्स एट 90% बुक वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पर स्टॉक कितना का हम लोग क्लोज किए थे, बुक वैल्यू कितना था उसका 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा इसका यहाँ पर, ये इसका 95% दिखा देंगे हम लोग 1,90,000, और जो डेटर्स है 3 लाख इसको दिखा देंगे 90% पे तो 2,70,000, ये सब कुछ करके 4,60,000 ये आ गया। अब जो जो आपने यहाँ दिखाया इन सबको आप इनके रेस्पेक्टिव कैपिटल में दिखा भी दो, तो ठीक है, यहाँ पर देखो आप दिखाया भी गया है जिन्होंने जितना जितना यहाँ पर लिया है। ये हो जाने के बाद हम लोगों को क्रेडिटर्स और लोन इन दोनों को सेटल करना है, तो क्रेडिटर तो एक पार्टनर ही लेके चला गया वही पे करेगा, और लोन का हम लोगों को सब में बोला था डायरेक्टली हम लोग को पे करना है, तो हम लोग एज इट इज यहाँ पर हम लोग पे कर देंगे लोन को। ठीक है ना, तो 95 हम लोग पे कर दिए।
अब इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा पार्टनर्स को ही। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लॉस आया है, ये लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ही हम लोग यहाँ पर दिखा दिए। और जो पेमेंट यहाँ पर हुआ है बैंक से, हम लोगों ने कैश बैंक अकाउंट बनाया है, उसमें 95,000 आप दिखा दो यहाँ पर। डन। अब आप चेक करो किसको कितना पैसा यहाँ पर मिलेगा, या फिर कौन कितना पैसा यहाँ से यहाँ पर लेकर आएगा, है ना। तो अब राम का चेक करते हो अगर, तो इसको मिलना चाहिए टोटल 3,52,500, जिसमें से इसने ऑलरेडी इतना का एसेट ले लिया, फिर उसके बाद ये लॉस हो गया तो बैलेंसिंग फिगर इसको ये मिल जाएगा। रहीम 2.5 लाख रुपया, फिर 31,500 का रिजर्व, 1 लाख जिन्होंने क्रिएटर का पेमेंट करा था इनको ये मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अब देखो ऑलरेडी इतना इसने ले लिया है, तो अब जब रहीम इतना ऑलरेडी ले चुका है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कि भाई पैसा तुम बाकी लेकर आओगे। एंड सेम गोज विद रॉबर्ट, रॉबर्ट भी क्या करेगा, इतना पैसा बाकी लेकर आएगा। अब जितना ये लोग लेकर आया है ये दोनों, हमारा बैंक बैलेंस इससे बढ़ेगा, और जो राम को देना है उससे बैंक बैलेंस हमारा यहाँ पर घटेगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में ये क्या होगा, ये दोनों साइड ये मैच कर जाएगा, है ना। पूरा समझा है क्या, समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का ए, ये हमारे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। Would the Karuna decide to start business of fashion garments under the name of Mrs. Designer Wear on 1st April 2020? She had a saving about rupees 10 lakh. She invested rupees 3 lakh out of her saving and borrowed equal amount from bank. अब देखो क्या हुआ, इसके पास टोटल 10 लाख का सेविंग था, बट इसने क्या करा, इसमें से 3 लाख रुपया निकाला और कैपिटल बनाकर बिजनेस स्टार्ट किया, और सेम अमाउंट उसने क्या किया, बैंक से लोन भी लिया। टोटल 6 लाख रुपया हो चुका है, 3 लाख कैपिटल 3 लाख का लोन, बैंक में टोटल 6 लाख रुपया है। बट क्या हुआ, फिर इसने 5 लाख रुपए का एक कमर्शियल स्पेस परचेस कर लिया दीदी ने, और 1 लाख रुपया उसमें और खर्चा कर दिया रिनोवेशन में, टोटल दिखा देंगे बिल्डिंग 6 लाख। तो अभी तक इनके पास अब 1 रुपया बचा नहीं होगा, बिल्डिंग 6 लाख का दिख जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कैपिटल 3 लाख का, लोन 3 लाख का, बस बैंक बैलेंस में 1 रुपया बचा भी नहीं अब। ठीक है, अब क्या क्या हुआ है, लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर आर एज फॉलोज। तो प्रिंसिपल आपको दिख रहा है 4 बार पेमेंट हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल 15,000 करके हर बार गया है, तो 60,000 रुपया। और इंटरेस्ट कितना है, 9,000, 8,550, 8,100, 7,650, 33,300 का गया है यहाँ पर इंटरेस्ट। अब कैसे कैसे देखो क्या क्या यहाँ पर होगा, ये 60,000 रुपया हमारे लोन को घटाएगा, तो जो टोटल 3 लाख का लोन था ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पे करा है 60,000, ये लोन को घटाएगा, लोन दिखेगा 2,40,000 का। ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट ये आएगा, ये जाएगा सीधे पीएनएल में, ये हमारा खर्च है, और ये दोनों ही पैसा हमारे बैंक से तो घटेगा ही, ये 60,000 रुपया और 33,300 रुपीज। ठीक है, ओके। In view of further capital requirements, she transferred 2 लाख from her saving bank account to the bank account of the business। मतलब ये एडिशनल कैपिटल है, 2 लाख रुपया बैंक में भी आएगा और साथ ही साथ हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, सी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹7,000 फॉर टेलीफोन कनेक्शन। ठीक है, ये 7 टेलीफोन कनेक्शन के लिए दिया गया है, एक एसेट हमारा समझ लो बन रहा है, और यहाँ पर 7,000 बैंक से घटेगा भी। फर्नीचर आया है 10,000 रुपये का, ये भी हमारे एक एसेट आएगा, और 10,000 रुपये हमारे बैंक बैलेंस से घटेगा भी। ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय चेक एंड ऑल रिसिप्ट इन कैश वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर हर बिजनेस शोड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। टोटल सेल हुआ है यहाँ पर 20 लाख रुपया का, टोटल सेल हुआ है 20 लाख का। ठीक है, ये जाएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पेड हुआ है 40,000 का, तो ये हमारा खर्चा है, ये हमारे बैंक से भी घटेगा, और साथ ही साथ ये हमारा पीएल में जाएगा भी। कैश आउटवर्ड भी हमारे पीएल में जाएगा, बैंक से घटेगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमारा पीएल में जाएगा, बैंक से घटे, ये भी एक्सपेंस हमारा पीएल में जाएगा, बैंक से भी घटेगा। परचेज भी हमारे पास इतना हुआ, देखो अब जो सेल हुआ ये भी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, जो परचेज हुआ ये हमारा बैलेंस को घटाएगा भी, और ट्रेडिंग में जाएगा भी। टेलीफोन चार्ज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पेएबल, पेएबल छोड़ दो, ये तीनों तो पूरा पूरा पे हो गया है, हम लोग ऐसा मांग के चलेंगे। तो ये तीनों हमारा टेलीफोन एक्सपेंस हो, चाहे वो ट्रैवलिंग चाहे मेंटेनेंस, सबसे हमारा बैंक बैलेंस भी घटेगा और जाएगा पीएल में भी। ये हमारे पीएल में तो जाएगा ये खर्चा, है ना। आप देखो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है 40 का पे हुआ है, 20 का ड्यू है, टोटल खर्चा इसका मतलब 60,000 रुपया है। ये टोटल 60,000 रुपया खर्चा जाएगा पीएल में, बट 40 का पेमेंट हुआ तो हो जाएगा 40 बैंक में, और ये 20,000 रुपया कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सी विड्रॉ 5,000 बाई चेक ईच मंथ फॉर अ पर्सनल एक्सपेंस, तो 60,000 रुपया ये बैंक से निकलेगा भी ड्राइंग के नाम पे, और ये कैपिटल से हम लोग घटा भी देंगे लास्ट में। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5% पर एनम एंड फर्नीचर 10% पर एनम हम लोग चार्ज कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 5,50,000 का पड़ा हुआ है, तो हमारे बैलेंस शीट में भी जाएगा और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो बहुत ज़्यादा आसान है ये, 10 मार्क्स का दिख रहा है आपको। और फटाफट से दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर। द परचेज और सेल, ये क्वेश्चन हम लोग को बता रखा है। क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, जिससे हमारा जीपी इजीली यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 33,300। उसको टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी, टोटल जो 60,000 है, जितना पेमेंट हुआ 40, 20 हमारा आउटस्टैंडिंग है। फिर ये कैश आउटवर्ड और फिर ये दोनों का डिप्रिसिएशन जो हमारे पास दिया वो निकाला गया। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ भी देख रहे हो आप यहाँ पर, लग रहा है आपको टफ कुछ भी यहाँ पर, ये आपका सीधे एनपीआई हो जाएगा आपके कैपिटल में। ठीक है, अब देखो कैपिटल 3 लाख आपके पास था, आपने फर्दर और 2 लाख रुपए लगाया था, 60,000 का ड्रॉइंग हुआ था, नेट प्रॉफिट ये इतना आया, टोटल ये अमाउंट है। 3 लाख का लोन था, जिसमें 60,000 का तो हमारे पास यहाँ पर रीपेमेंट हो गया प्रिंसिपल का, तो 2,40,000 ही दिखेगा, और इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपया। बिल्डिंग टोटल 6 लाख का हुआ था, 30,000 डेप्रिसिएशन, और जिसमें 10,000 का हमारा फर्नीचर, उसमें 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। टेलीफोन का हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया था, ये हमारा एसेट है। बैंक बैलेंस हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग अपने पास। क्लोजिंग स्टॉक ये इतना आया है। अब बैंक अकाउंट कैसे फाइंड होगा, तो 3 लाख रुपए का लोन आया था, 3 लाख रुपए का हमारे पास कैपिटल आया था स्टार्ट में, तो टोटल ये 3 और 3 6 लाख रुपए ये हो गया। और पैसा कहाँ कहाँ से है, 2 लाख का एडिशनल कैपिटल आया था और 20 लाख का यहाँ पर सेल हुआ था, यहाँ से पैसा आएगा। पेमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, 6 लाख का बिल्डिंग में हमारा पेमेंट हुआ, 10,000 रुपया फर्नीचर में हुआ, परचेज में हुआ, और बाकी सारा जितना भी खर्चा था वो सब था। तो परचेज 17 लाख रुपया, बैंक का लोन रिपे किए, इंटरेस्ट हम लोग पे किए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ड्राइंग्स, जितना भी सारा खर्चा था सब कुछ पे हुआ। ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 40,000 का ही पेमेंट यहाँ पर हुआ है। जो बैंक बैलेंस आ जाएगा उसी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। इन सबको बार बोल रहा हूँ मैं, एक बार पेपर प्रैक्टिस आपको जरूर से करना है ना, ये देखने के बाद। ओके सर। अब देखो एक बार आप देख रहे हो, मेरे संग संग आप सुन रहे हो, चीजों को दिमाग में बैठ रहा है, आप मैच करा रहे हो, दिमाग में बैठ रहा है। एक बार जब खुद से बना लोगे ना, और अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ AMA सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर एज फॉलोज। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है अपने पास 5 लाख का, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। ओके, डोनेशन रिसीव फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बढ़िया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एनम 90,000 है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बताओ तो कितना होगा, ये 1 लाख रुपया होगा, तभी 9% मिला, 9,000 रुपया। चैरिटी शो का कलेक्शन हुआ है 1,25,000 रुपये का। ठीक है, पेमेंट हुआ है मेडिसिन सप्लाई के लिए 3 लाख रुपया, ऑनरेंट टू डॉक्टर्स हुआ है 1 लाख रुपया, सैलरी 2,80,000 है, सन्ड्री सन्ड्री एक्सपेंस नॉट सुंदरी है, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस यहाँ पर 10,000 रुपया है ना। फिर उसके बाद इक्विपमेंट परचेस किया गया, एसेट है ये, और चैरिटी शो का एक्सपेंस हुआ 15, तो चैरिटी शो कलेक्शन हुआ 1,25,000, एक्सपेंस हुआ 15। नेट में आप इनकम दिखा सकते हो 1,10,000 या फिर 1,25,000 एक साइड में, 15 दूसरी साइड में दिखा लो चलेगा। एडिशनल इन्फो बताया, सब्सक्रिप्शन ड्यू इतना है, रिसीव्ड इन एडवांस है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, ये देने का बहुत ही अच्छा यहाँ पर संदेश है क्या, कि आपको यहाँ पर नहीं बनाना पड़ेगा अब ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड इतना एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, है ना, 31 मार्च 21 को। ठीक है, 10 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या होगा। हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है, हमें निकालना है सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना है ना। अब आप सोचो, मिला हुआ है ऑलरेडी 5 लाख, ठीक है, और इस साल के एंड में 22,000 बोलता नहीं मिला है, तो देखो जो नहीं मिला है 22,000 रुपया, ये तो इसमें दिया नहीं होगा, क्योंकि ये देखो आप एक चीज ध्यान से सुनना यहाँ पर, जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें रिसिप्ट वो सब दिखाया था जो इस साल मिला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पर कि कौन से ईयर के लिए मिल रहा है और किसके वजह से, मैं समझ रहा आप ना, कि ये लास्ट ईयर का ड्यू था उसके लिए मिल रहा है, आने वाले साल के लिए एडवांस मिल रहा है उसको, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल मिला है तो वो लिख देगा। तो ये टोटल इस साल इतना मिला है, ये इस साल का इनकम नहीं है, हमें इनकम निकालना है। तो आप समझो, मैं बोलता हूँ क्या, 22,000 रुपया हमें तो अभी मिला ही नहीं है,
तो इनकम तो इस साल का है ना, भले नहीं मिला तो क्या हुआ, इनकम इस साल का है। हम लोग एक्रूअल बेस फॉलो करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो हम लोग 22,000 को हम लोग ऐड कर लेंगे। और जो लास्ट ईयर ड्यू था, आप समझो ध्यान से, जो लास्ट ईयर ड्यू था 15,000, सबसे पहले तो वही मिला होगा, पहले पुराना ड्यू क्लियर होगा ना, तब ना नया फिर से होगा। तो इसका मतलब जो लास्ट ईयर ड्यू था वो पहले मिलेगा, तो वो तो इस साल का इनकम है ही नहीं, वो तो लास्ट ईयर का इनकम था, इस साल मिल रहा है खाली वो। और ये तो लिख दिया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा कब के लिए दे रहा है, कौन सा पैसा दे रहा है, मिल रहा है तो लिख लेंगे हम। तो आपको ये लेस करना होगा 15,000। तो ठीक है सर, ये जो 5 लाख है इसमें ऐड होगा अभी तक ये 22 और लेस होगा ये 15। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आप सोचो, जो लास्ट ईयर एडवांस मिला था वो किसके लिए मिलता है, वो किसके लिए मिलता है, इस साल के लिए ना। तो जो पिछले साल एडवांस दिया क्यों देगा, इस साल के लिए देगा, तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर लोगे 12,000 रुपया। और जो इस साल एडवांस मिला है वो तो आने वाले साल के लिए मिला होगा ना, बट तो लिख लेगा, ये क्या बोल के लिख लेगा कि इस साल मिला है, बट एक्चुअल में तो इस साल का इनकम ये है ही नहीं। तो आप इसको यहाँ से हटा दो 7,000 को, कितना आ रहा है ये 5 लाख प्लस 22 माइनस 15, 5,07,000 हो गया, प्लस 12, 5,19,000 माइनस 7। तो ये 5,12,000 रुपये ये टोटल हम लोग को दिखाना है। और ध्यान रहे ये सब चीज ये दोनों आपको इस साल का बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, एक एसेट में 22,000 रुपया और 7,000 रुपया लाइबिलिटी में एडवांस। ठीक है, तो आप पहले ये देखते हैं यहाँ तक हुआ है कि नहीं। तो ये 5,12,000 रुपया एक ये जाएगा, और इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 7,000 और जो ड्यू है 22,000 वो हमें दिखाना है। दैट्स इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये एड लेस यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, हमारे को डोनेशन जो मिला है ये तो हम लोग को इसी साल के लिए मिला है, तो हम लोग नॉर्मल है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैंने उसके लिए मिला है, तो हम लोग नॉर्मली इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिलता है उसको हम लोग को दिखाना होता बैलेंस शीट में, बट 1.5 लाख रुपया यहीं दिखा देंगे हम लोग। इंटरेस्ट मिला है, ये नॉर्मल इनकम है, इसको भी दिखा देंगे। और चैरिटी शो करे से मैंने बताया आपको 1,25,000 माइनस 15 करके दिखा दो आप। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये दिखाया था हम लोग यहाँ तक। डोनेशन दिखा देंगे, इंटरेस्ट दिखा दिया हम लोगों ने, और ये दिखाते। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये जो 90,000 का इंटरेस्ट जो मिला, मतलब 1 लाख का था ना इन्वेस्टमेंट, 10 लाख का आई थिंक, सॉरी 90,000 मिला था ना, 10 लाख रुपया आएगा ना ये तो, देखो तो एक बार 10 लाख रुपया आना चाहिए, ये 10 लाख रुपया आएगा। ये 10 लाख रुपया जो है ये तो इस साल कहीं पे इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है, ये लास्ट ईयर चला आ रहा होगा, और हम लोगों ने कहीं पे इस इन्वेस्टमेंट को सेल भी नहीं किया अभी तक, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हमारा एज इट इज पड़ा हुआ है। 10 लाख रुपया आप यहाँ पर दिखा भी दो एसेट में भी यहाँ पर। डन, चलो अब यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ दिया पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, हम लोग जो पेमेंट हुआ ना ये दिखाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, बट इनकम एक्सपेंडिचर में पेमेंट नहीं दिखा सकते। एक्चुअल कितना खर्चा हुआ ना मेडिसिन वो दिखाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, एक्चुअल कितना खर्चा हुआ मेडिसिन आपको वो दिखाना पड़ेगा। अब आप समझो आप कैसे करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, वाला चीज ये मेडिसिन वाला इस तरह से ध्यान से देखना है। तो मैं इनसे पूरा रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आपके पास यहाँ पर स्टॉक था मेडिसिन का 1 लाख, और अभी बचा हुआ 1.5 लाख। तो आपको पहले जानना पड़ेगा ना इस साल मेडिसिन कितना और परचेस हुआ है। हाँ सर यहाँ दिया तो हुआ है 3 लाख, नहीं ये 3 लाख तो पेमेंट हुआ है, परचेस कितना हुआ मेडिसिन। इसके लिए आपको क्रिएटर अकाउंट जानना पड़ेगा, क्रिएटर अकाउंट आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था 90,000, तो बाई बैलेंस बी डी लाइबिलिटी है ना, बाई बैलेंस बी डी, और 1,30,000 रुपया हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर है ये चीज। अब इसका जब पेमेंट जब होता है ना तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट हुआ है 3 लाख, हम लोगों ने 3 लाख का पेमेंट करा है। ठीक है, टू बैंक दिखा दिया हम लोगों ने। अब आप देखो नॉर्मल सा बात समझो, 90,000 का ड्यू था, 3 लाख का पेमेंट कर दिए, फिर भी 1,30,000 कैसे इतना बच गया। मतलब हम लोगों ने इस साल भी परचेस किया मेडिसिन कितना, तो 3 लाख प्लस 1,30,000 4,30,000 माइनस ये 90, 4,30,000 माइनस 90, 3,40,000 का तो परचेज हुआ है इसका मतलब। और अगर 3,40,000 का इस साल परचेज हुआ है तो पहले से कितना था हमारे पास 1 लाख था, तो 4,40,000 टोटल हो गया ना।
अगर 3,40,000 परचेज हुआ है और 1 लाख पहले से था तो 4,40,000 हो गया, जिसमें बचा हुआ कितना है, खाली 1,50,000। मतलब हम लोगों ने 2,90,000 का मेडिसिन कंज्यूम कर दिया क्या? यस, 2,90,000। इसको भी अकाउंट आप बना सकते हो, है ना, एसेट अकाउंट है ना। तो आप बताओगे क्या है यहाँ पर कि देखो 1 लाख का हमारे पास था और आया है 3,40,000 का और बचा है 1,50,000। तो बाकी 2,90,000 जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में जो कंज्यूम हुआ। ये 2,90,000 आपको दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब जो अकाउंट यहाँ बना वो दिखाओ, कहाँ चला गया अकाउंट यार। ये रहा। अब यहाँ पे दिखाओगे अब 2,90,000 रुपये। और ये कैसे निकाला, देखो यहाँ पर ना एडलेस करके दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अकाउंट बना के आपको बताया, वो थोड़ा सा आसान होता है चीज़ों को करना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ना ऑल्टरनेट व्यू करके दे दिया है। स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट और क्रिएटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा यहाँ पर मेडिसिन होगा, ठीक है ना, तो चेंज कर लेना, ठीक है इसको। ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन ना आपको देखना, ऐसे सेम क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए मिल सकता है। एग्जाम में हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, बट जहां पर मेडिसिन है वहां पर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल मिल जाए, स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट ड्यू, ठीक है। ये भी आपको दिख सकता है। चलो आ जाओ, फिर हम लोग बात करते हैं ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। नॉर्मल पेमेंट है, ये हमारा खर्चा दिखा देंगे, सैलरी भी खर्चा दिखा देंगे, सेंट्रल एक्सपेंस भी दिखा देंगे। ये तीनों आप एक्सपेंस में शो कर दोगे। लेकिन इक्विपमेंट परचेज जो है ना, ये आपका एसेट है। अब आपको चेक करना होगा इक्विपमेंट पहले से कितना था हमारे पास और कितना बचा हुआ अभी। तो अब देखो 1,50,000 का इस साल परचेज है और पहले से हमारे पास 2,10,000 था, तो आपके पास कितना होना चाहिए, 3,60,000। 2,10,000 पहले से था, 1,50,000 अभी परचेज हुआ, 3,60,000। कितना बचा हुआ यहाँ पर, 3,00,000। तो 60,000 रुपया यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ होगा। वैसे आप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग आप चेक करो, तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर 5,00,000 रुपया था पहले और अब 4,80,000 या कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऊपर था नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे, 20,000 रुपये का ये डेप्रिसिएशन हुआ होगा। तो ये 60 और 20 का डेप्रिसिएशन रिसिप्ट में तो आता नहीं है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो आप दिखा दो यहाँ पर ये 60 और ये 20, ठीक है। तो ये एक्सपेंस और ये डेप्रिसिएशन ये सब कुछ हमारे पास यहाँ पर दिख जाएगा। और ये सब कुछ होने के बाद ये सरप्लस आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल फंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको लिख दो, ये सरप्लस, इसका जो टोटल आ रहा है अपने पास ये दिखा दो आप। कैश का बैलेंस भी दिया हुआ था, ये मैच कर जाएगा। और जो हमारे पास स्टॉक था मेडिसिन का वो हमारा एसेट है, जो क्रेडिटर था वो हमारा लाइबिलिटी है, वो हमें शो करना होता है साथ साथ। समझा क्या? चलो यस सर समझ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या बोलता है देखो यहाँ पर, बोलता मिस्टर जेड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹50,000 drawn on him by Mr. Y on 1st August 2020 for 3 months. This was for the amount which Z owed to Y. On the same date, Mr. Y got the bill discounted at his bank for ₹49,000। ठीक है, तो Y जो है ना पैसा पाता था, इसके लिए Y एक बिल ड्रॉ किया, Z उसको एक्सेप्ट कर लिया, 50,000 का बिल था। ठीक है, तो ये जो 50,000 का बिल है ये Y के लिए हो गया बिल रिसीवेबल, Z के लिए हो गया पेएबल। ठीक है सर। ऑन द ड्यू डेट जेड अप्रोच वाई फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा तो बोला भैया रिन्यू कर दो बिल को। कर दिया रिन्यू। तो रिन्यू करेंगे तो पहले हम लोग को इस बिल को कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो जब कैंसिल हम लोग करेंगे ना इस बिल को, तो वैसे बात है बिल हमारे पास था ही नहीं। ठीक है, अब बिल हमारे पास आए तो बिल हम लोग कैंसिल कर नहीं सकते। ये बैंक के पास है तो बैंक फिलहाल पेमेंट अभी उसको करना होगा बैंक को, तो हम लोग कर देंगे बैंक को पेमेंट 50,000 रुपया। हाँ बट इसको हम लोग बोलेंगे जब बिल रिन्यू करेंगे ना, फ्री का नहीं करेंगे, हम लोग को अब चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मिस्टर वाई अग्रीड ऑन कंडीशन दैट 10,000 टू पेड इमीजिएटली। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर 50,000 का ड्यू था ना, उसमें 10,000 रुपये इमीजिएटली पे करना होगा, 40,000 बच जाएगा। along with the interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months and that for remaining balance Z should accept a new bill for 3 months। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, पर 10,000 ये तो ड्यू का देना ही पड़ेगा, साथ में देखो 40,000 रुपये तुम्हारा बच रहा अभी। ये 40,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बनता है, 12% करके, कितने महीना के लिए, 3 महीना के लिए, तो यार 1,200 रुपया। 40,000 का 12% इंटू 3/12, यस 1,200 रुपया। तो तुमको 10,000 देना ही है, साथ ही साथ तुमको ये 1,200 रुपया तुमको अभी देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 11,200 तुम मुझे अभी दोगे, इंटरेस्ट का 1,200 और बाकी 10,000 जो बिल का था पेमेंट जो ड्यू था उसका। फिर 40,000 बचेगा, उसका नया बिल हम लोग बना देंगे। ठीक है, दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू ऑन 31 दिसंबर जेड बिकम इंसॉल्वेंट। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया,
तो हम लोग का बिल फिर से डिसऑनर्ड होगा, है ना। एंड हिज स्टेट पेड ₹40%, तो ठीक है, जो ड्यू था 40,000 उसका खाली 40% हम लोग को मिलेगा, 16,000 रुपया। इसको बोलते हैं नॉर्मली लोग बैंक रप्सी डिविडेंड, ठीक है ना। तो ये 16,000 रुपया हम लोग को मिलेगा, और बाकी 24,000 रुपया हमारा डूब गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट। तो हम लोग को एंट्री करना वाई के बुक में। कितना आसान चीज है, 5 मार्क का पूछा अपने से, और बताओ क्या चीज जिंदगी में, बताओ तुमको कितना आसान चीज पूछा। पहले बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेड, फिर आप उस बिल को डिस्काउंट कराओगे बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट 49, डिस्काउंट चार्जेस 1,000 रुपया टू बिल। अब देखो बिल अगर ऑनर हो जाता ना तो हमारा जिंदगी में कुछ काम था ही नहीं इस बिल को लेकर। अब अगर ऑनर हो जाता तो, बट ऑनर तो हुआ नहीं, बैंक हमसे पैसा मांगेगा, बैंक हमसे पैसा मांगेगा, टू बैंक हम लोग को बोलना पड़ेगा अब तो। और हम किससे मांगे पैसा, जेड से, तो हम लोग बोले जेड अकाउंट डेबिट, तो जेड टू बैंक कर देंगे हम लोग 50,000 रुपया। फिर हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट हमारा इनकम है तो टू इंटरेस्ट, जेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और उसको बोलेंगे 10,000 रुपया हम लोग का जो ड्यू था उसका, 1,200 रुपया इंटरेस्ट का, ये मुझे दे दो, बाकी 40 का तुम्हारा बिल हम बना दे रहे हैं। तो कैश मिल गया हम लोग को 11,200, और बिल मिल गया 40,000 का, जेड अकाउंट फिर से बुक से हट गया। बट फिर से क्या हुआ, बिल डिसऑनर्ड। इस बार बिल मेरे पास ही था, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, बिल को डिसऑनर्ड कर देंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, जब मिला था हम लोग एंट्री कहते हैं बी आर अकाउंट डेबिट टू जेड, अब रिवर्स कर दो, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये 40,000 रुपया। और अब क्या करना हम लोग को, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 16,000 रुपया हम लोग को मिल गया, 24,000 रुपया हमारा बैड डेट हो गया, टू जेड, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं। बोलो चले गए, चलेगा ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। नेक्स्ट, जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का भी, उसमें अपने पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। 5 का भी में 1 और 2, कोई एक हमें यहाँ पर करना होता है एग्जाम में, ठीक है। क्या बोलता है देखो, ये जो हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, पहला क्वेश्चन ये वो द राज लिमिटेड प्रिपेयर देयर अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 19, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एक्चुअल स्टॉक हैज बीन टेकन ऑन 10th April। अब देखो एक्चुअल स्टॉक यहाँ पर टेकिंग जो हुआ, देखो नॉर्मली हमारे पास दो तरह का, हम लोग दो तरह का मेथड हम लोग दिखाते हैं, बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब समझते हैं इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, कैसे वैल्यू किया जाएगा। एक तो होता है फिजिकल, जहाँ पर स्टॉक काउंटिंग करके हम लोग काम करते हैं, और एक होता है जहाँ पर रिकॉर्ड्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अगर देखो आप रियल लाइफ में दोनों ही हम लोग को करना होता है, मैच भी तो कराना चीजों को। तो अब जो स्टॉक टेकिंग जो होता है ना, अब आप समझो स्टॉक टेकिंग ये 31 मार्च को करना होगा, है ना, कि आज कितना स्टॉक था मिलाना है हमें, आज कितना स्टॉक हमें मिलाना है, तो ये 31 मार्च को ही हमें कराना पड़ेगा। अब ये 31 मार्च को हो तो पाता नहीं है ना। बहुत बार क्या होता है, कोई 5 अप्रैल को कर रहा है, कोई 10 अप्रैल को कर रहा है, कोई 20 अप्रैल को कर रहा है। आप समझो हमें यहाँ पर स्टॉक का काउंटिंग करवाना है, ठीक है। अब स्टॉक का काउंटिंग जरूरी नहीं है ना, जैसे मान लो ये हमारा ईयर एंड हुआ 1/4/25 से चल रहा था, ये 31/3/26, इसी दिन पे हो जाए जरूरी तो होता नहीं है। बहुत बार क्या होता है इसके बाद होता है। मान लो 10 अप्रैल को यहाँ पर स्टॉक काउंटिंग हुआ है, और जो स्टॉक काउंट हम लोग किए सब मिला के यहाँ पर 2 लाख रुपए का स्टॉक मान लो दिख रहा है, 2 लाख रुपए का स्टॉक हम लोग मान लो दिख रहा है। हमें पहुंचना है यहाँ पर, हमें उल्टा आना होता है। तो जो जो समझो परचेज हुआ होगा, मान लो यहाँ पर 20,000 का परचेज हुआ होगा, है ना, मान लो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 20,000 का परचेज है, तो आप मुझे बता पाओगे कितना स्टॉक था इस दिन। सर एकदम सिंपल है सर, यहाँ पर 1,80,000 का स्टॉक था, इसका मतलब 1,80,000 का स्टॉक था, ये 1,80,000 का स्टॉक प्लस ये 20, तभी 2 लाख रुपए बना है यहाँ पर। अच्छा इतना आसान है क्या। तो नॉर्मली परचेस करने से हमारा स्टॉक बढ़ता है ना, आप उसको घटा देना, आपको तो उल्टा आना है, आप उसको घटा देना, आपको उल्टा आना ना, आप उसको घटा दो। हाँ सर ये तो कर सकते हैं हम लोग। मान लो ये सेल हुआ है, हम लोग बोलते हैं क्या, मान लो हम लोग बोलते हैं, मान लो कि 18,000 का चीज सेल हो गया है। अब अगर 18,000 चीज अगर सेल हो गया है, मतलब पहले ही हमारे पास था तब तो सेल हुआ है, था तब तो सेल हुआ है। अच्छा, तो सर इसका मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पर 198 का चीज था। सर कैसे समझे, अब देखो कैसे समझे, आ जाओ समझते हैं, पर कैसे बोल रहा हूँ मैं। परचेज हुआ है 20,000 का, और सेल हुआ है 18,000, 18,000 कॉस्ट का चीज सेल हुआ है मान लो, ठीक है। बेचा होगा कोई और अमाउंट में, 25-26,000 में बेचा होगा, 18,000 कॉस्ट का चीज बेचा है। हमें उल्टा आना है ना, उल्टा कैसे करेंगे बताओ हम लोग। अब जो चीज परचेज करते हैं कोई, हम लोग बढ़ता है सामान ना, हम लोग उसको घटा देंगे, ठीक है, हम लोग घटा दिए। और सेल करने से तो चीज घटता है, हम लोग रिवर्स आ रहे हैं, हम लोग उसको बढ़ा देंगे। अब आप करो देखो यहाँ पर 2 लाख -18,
सॉरी 2 लाख प्लस 18 - 20, 1,98 आ रहा है क्या? और अगर ऐसे आप मिलाओ तो देखो 198 था, 198 का चीज था, 20,000 और परचेज हुआ होगा और 18,000 सेल हुआ, तभी तो ये 2 लाख रुपया दिख रहा है। तो हम लोग को रिवर्स आना है। तो अगर स्टॉक टेकिंग जो है वो आफ्टर ईयर एंड अगर हो रहा है तो हम लोगों को उल्टा आना पड़ता है। और मान लो कभी कदा क्या हुआ, एंटिटी बहुत ज्यादा सियानागिरी करता है, बोलता है 24 मार्च को ही हम कर लेंगे यहाँ पर स्टॉक टेकिंग। कर लो 24 मार्च की स्टॉक टेकिंग, उसके बाद एक सप्ताह का जो परचेज सेल है वो देख लेना, हो जाएगा। नॉर्मल करना, फिर उल्टा फिर जाना है, फिर तो आगे जाना आपको। तो आपको चेक करना पड़ेगा स्टॉक टेकिंग कब हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ 10 अप्रैल को, तो हम लोग को रिवर्स आना पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन ये स्टॉक टेकिंग हुआ है उस दिन 1,25,000 रुपया का स्टॉक हमारे पास था। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है एक्चुअल में बैठकर स्टॉक हम लोग मिलाए हैं, है ना। एक एक चीज मान लो गिना गया है ऐसे, गिन के हम लोग बता रहे हैं 1,25,000 का चीज यहाँ पर है। अब बोलता है सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न्स इनवर्ड इन द रिटर्न्स इनवर्ड बुक ऑन द डे ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक। तो जिस दिन हम लोग यहाँ अपने पास से गुड्स को डिस्पैच करते हैं तभी हम लोग सेल्स लिखते हैं, और जिस दिन हमारे पास रिटर्न आ जाता है हम लोग रिसीव कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड बुक में दिखाते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। परचेज हम लोग तब लिखते हैं जब हमारे पास इनवॉइस आ जाए। बहुत बार क्या होता है गुड्स आ गया बट इनवॉइस कल आएगा। मान लो टोटल 1 लाख रुपया गुड्स था, जिसमें क्या होता है ना 80,000 गुड्स अभी आ गया है, बाकी 20,000 अभी कल पहुंचेगा। तो जब 20,000 कल पहुंचेगा तभी एक साथ पूरे 1 लाख का इनवॉइस आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा 1 लाख हम लोग लिखेंगे, जब इनवॉइस आ जाए तो हम लोग पहले नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हो सकता है चीज एक्चुअल काउंटिंग के समय हम लोग को 80,000 का चीज दिख तो रहा है बट एक्चुअल में वो लिखा नहीं गया होगा, ये हो सकता है, ठीक है। सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल 19 टू 9 अप्रैल 19 जो हुआ 20,000 हुआ है, बट ये तो सेल का अमाउंट है ना, हमें कॉस्ट चाहिए इसका कॉस्ट, क्योंकि ये तो कॉस्ट होगा, ये तो कॉस्ट है ना, हमें इसका कॉस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग 20,000 में से जीपी परसेंटेज सम में आपको दिया रहेगा उसको हम लेस कर देंगे, देखा जाएगा, छोड़ दो। तो आप समझो आप यहाँ पर सेल्स जो हुआ, सेल्स सेल्स से आपका स्टॉक घटता है या बढ़ता है? सर सेल्स से हमारा स्टॉक सर घट जाता है। आपको रिवर्स आना है, क्या करोगे आप बढ़ाओगे, तो इसमें जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर कॉस्ट, इसको हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। प्री सैंपल फॉर बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 टू 9 अप्रैल इतना 4,000 रुपया। अब आप ही बताओ, आप जब फ्री सैंपल लोगों को बांटोगे स्टॉक आपका घटेगा ना, आपको उल्टा आना है, क्या करोगे आप और बढ़ाओगे 4,000 रुपया, बढ़ा दो। परचेज ड्यूरिंग 1 अप्रैल 19 टू 9 अप्रैल 19 जो हुआ 10,000 हुआ है, बट द गुड्स अमाउंट टू 2,000 नॉट रिसीव्ड टिल डेट ऑफ द स्टॉक टेकिंग। अब समझो क्या हुआ, यहाँ पर 10,000 रुपया का परचेज हुआ है, ठीक है, बट आप तो एक्चुअल काउंटिंग करो बैठ कर ना, तो बोलता है 2,000 का स्टॉक तो आया ही नहीं था। तो इसका मतलब एक्चुअल में आपने 8,000 रुपया का स्टॉक काउंटिंग में जोड़ लिया होगा, जो कि हमारा अभी का तो है ही नहीं, हम लोग को तो उल्टा जाना है। क्या करें सर, हम लोग इसको लेस कर देंगे, तो हम लोग 8,000 रुपया हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे, क्योंकि जब हम लोग एक्चुअल जब काउंटिंग कर रहे होंगे ना तो 1,25,000 में ये 8,000 भी आ गया होगा, बट ये तो हमारा अभी का परचेस है नहीं, ये तो ईयर के बाद का है ना, हटाओ इसको यहाँ से। फिर इनवॉइस फॉर गुड्स परचेस अमाउंट टू 20,000 was entered on 28 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अब आप समझो क्या हुआ है, 20,000 रुपया का एक ऐसा कुछ स्टॉक है हमारे पास, ऐसा कुछ स्टॉक है हमारे पास जो अभी तक हमको मिला ही नहीं है, उसका इनवॉइस आ गया है बट मिला नहीं है। अब समझो जब वो मिला नहीं है तो एक्चुअल काउंटिंग में तो वो आया ही नहीं होगा, वो गुड्स नहीं आया हमारे पास ना, एक्चुअल काउंटिंग में तो आया ही नहीं होगा। मतलब अगर बुक्स के हिसाब से देखो तो 20,000 रुपये स्टॉक हमने बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने ये कुछ दिखाया ही नहीं होगा एक्चुअल स्टॉक टेकिंग में, और हम लोग इनवॉइस आते ही हम लोग लिख लेते हैं हम लोग, तो इसका मतलब अगर बुक्स का बात करोगे आप तो आपको 20,000 रुपये तो ऐड करना पड़ेगा इसमें। अब बोल दे देखो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल होगा। तो इसका मतलब ये 20,000 पे 1/5 मतलब 20%, तो 20,000 का 20% 4,000 रुपया, ये 16,000 का कॉस्ट था इसका मतलब ये। तो ये हम लोग को यहाँ पर ऐड करना था, ठीक है। तो ऐड हम लोग को ये 20 भी करना है, लेस क्या करना हम लोग को, लेस करना हम लोगों के पास ये 8,500 आ रहा है क्या ना, और भी कुछ है, बस ये दिख रहा है क्या? चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर, देखो। तो अपने को ये 1,25,000 दिया हुआ था, हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ये 20 - 4 16, फ्री सैंपल हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। इसका हम लोग को जो परचेस एक्चुअल में जो रिसीव हुआ वही तो काउंटिंग में आया होगा ना,
उसको हम लोग को यहाँ पर हटा देना 8,000 रुपया, और लास्ट में एक 20,000 रुपया। ये क्यों ऐड करना हम लोग को? इसलिए ऐड करना है कि ये हमारे पास इनवॉइस तो आ गया था, बस स्टॉक टेकिंग में तो काउंट ही नहीं किया होगा क्योंकि गुड्स हमारे पास आया ही नहीं है, तो ये इतना दिखेगा। बोलो ठीक है क्या? चलिए आगे। यस सर, चलिए। ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ मिस श्याम एंड कंपनी। ठीक है, परचेज बुक मतलब क्या दिखाते हैं इसमें हम लोग? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और कुछ नहीं दिखाते इसमें हम लोग। ठीक है, तो परचेज फ्रॉम रेड एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो उधार में इन लोगों से क्या क्या लिया? 10 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज एट द रेट 800 पर पेयर, तो इसका मतलब ये 8,000 रुपये का हो गया। 5 पेयर्स ऑफ ब्राउन शूज एट द रेट 900 पर पेयर, तो 4,500 का ये भी हो गया 12,500। हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%। ठीक है, 1250 हटा दो, ये कितना आ रहा है? 11,250। ये आ जाएगा टोटल, ये दिखा देंगे हम लोग, इतना आसान है। परचेस कंप्यूटर फ्रॉम मैसेज राहुल एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, बट देखो ये कंप्यूटर परचेस किया है, गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ध्यान में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या आपको? तो अगर ये गुड्स नहीं है तो ये हमारा यहाँ पर जा नहीं सकता। अब देखो अगर ये कैश में परचेस होता कैश बुक में जाता, बट ये क्रेडिट में है तो ये जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां जाएगा, ये परचेस बुक में नहीं आएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद परचेज फ्रॉम ब्लू एंड कंपनी इन कैश, ब्लू एंड कंपनी से इन कैश लोग क्या क्या परचेज किया है, ये सब चीजें लोग परचेज किया, बट देखो इन कैश है ना, तो ये सीधे कैश बुक में जाएगा, ये भी यहाँ का चीज नहीं है, ये भी यहाँ का चीज नहीं है। ठीक है, तो दिखा दो यहाँ पर, तो खाली यही यहाँ पर आने वाला है, बाकी ये दोनों तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, दोनों यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है ना? डन क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट। लोन लिमिटेड जो एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ए 31 मार्च 2025। बोलता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड दिखा रहा है और शेयर कैपिटल अपने पास ऑथोराइज है 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड 9 लाख रुपया, और इशूड एंड सब्सक्राइब जो है हमारे पास 60,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच फुल्ली पेड 6 लाख रुपया। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा 3,24,000। फिर उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में दिखा रहा 36,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया हुआ 12%, डिवेंचर 3,60,000, करंट लाइबिलिटी है यहाँ पर 3,45,000 का। ठीक है, उसके बाद एसेट्स में PPE नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर बाकी करंट एसेट्स यहाँ पर दिया हुआ है। बता टू एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 1/4/25 इट वाज रिजॉल्व्ड, क्या क्या? To give existing shareholder the option to purchase 1 rupees 10 share at 15 for every 4 share held। तो अपने पास शेयर अभी है कितना? 60,000, तो 60,000 इंटू 1/4, 15,000 शेयर्स हम लोग यहाँ पर इशू कर सकते हैं। मतलब राइट शेयर का बात ये लोग कर रहा है, और ये कितना में दिया जाएगा? 15 में, जिसमें से 10 रुपया तो हमारा कैपिटल होगा, 5 रुपया प्रीमियम, और ये बड़ी देखो यहाँ पर क्या हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये 60,000 पे करना है। दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय द ऑल शेयरहोल्डर, पूरा का पूरा शेयरहोल्डर यहाँ पर ये ऑप्शन लिया, मतलब पूरा 15,000 पे आप एप्लीकेशन का पैसा लो, फिर कैपिटल में ट्रांसफर करके इनको शेयर इशू आप कर दो। बढ़िया बात है सर। फिर बोलता है टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अब आप देखो यहाँ पर टोटल शेयर्स कितना हो गया? 60,000 था ही, फिर और 15,000 आ गया, टोटल 75,000 शेयर हो गया। और ये 75 में से बोलता है 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड, का मतलब होता है 15,000 शेयर्स फ्री में देना है। तो 15,000 शेयर्स मतलब एक एक शेयर का 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा। अब इसके लिए हमारे पास CRR सिक्योरिटीज प्रीमियम इनसे पैसा चाहिए ना, PNL कुछ में चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए हम लोग को यहाँ पर। तब देखो यहाँ पर CRR वगैरह तो नहीं है, बट PNL में पैसा है और अच्छा खासा पैसा है, 3,24,000 है, तो भैया आराम से 1,50,000 यहाँ पर इशू आप कर दो। ठीक है, तो 1,50,000 हम लोग क्या बोलेंगे? PL अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,50,000, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 यहाँ पर हम लोग दे देंगे। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? टू रीपे द डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 3%, द DRR इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट पार एज पर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। तो ठीक है, हम लोग को डिवेंचर को रिडीम करना है ना, तो डिवेंचर कितना है यहाँ पर? डिवेंचर है 3,60,000, तो 3,60,000 को हम लोग को रिडीम करना है 3% प्रीमियम पे।
तो टोटल 3,70,800 हम लोग को पे करना है, यही ना। 3,60,000 का 3% आएगा 10,800। तो पहले आप ड्यू करोगे, डिवेंचर को डेबिट कर दोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट दिखा दोगे, है ना, और टू डिवेंचर होल्डर दिखा दोगे 3,70,800। प्रीमियम का आपको क्लोज भी करना पड़ेगा पीएनएल के थ्रू, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम आप कर दोगे। उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे इन लोगों को। करने के पहले हम देख लेंगे क्या कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करना है ना, यहाँ पर 54,000 में इसको हम लोग बेच देंगे। और जब सब कुछ हो गया तो फिर डीआरआर का तो कोई अब काम है ही नहीं, हमारा पर्पज तो फुलफिल हो ही गया ना। तो ये जो डीआरआर हमारे पास जो बना हुआ है, ये 36,000 रुपये चल जाएगा फिर पीएल में अपना, नॉर्मल जर्नलिज्म में चल जाएगा ये तो नॉर्मल अपना, है ना। और देखते हैं करके चीजों को हम लोग अब। बोलता है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन 2,25,000, और उसके बाद ये हमारा चला गया कैपिटल में और प्रीमियम में। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट टू वन शेयर होल्डर। अब देखो यहाँ प्रीमियम था तो प्रीमियम से कर देंगे, नहीं तो हम लोग नॉर्मल या करते हैं, हम लोग पीएल से पूरा करते हैं हम लोग, अगर नहीं रहेगा तो। हाँ बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है हमेशा, हमारा सीआरआर, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम और फिर पीएनएल, ठीक है, पीएल जनरल रिजर्व ये सब चीज़। फिर हम लोग बांट दें यहाँ पर बोनस। फिर हमारे पास 12% डिवेंचर, फिर प्रीमियम प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन, टू डिवेंचर 3,70,800। प्रीमियम को हम लोग क्लोज करेंगे पीएल के थ्रू, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम लोग बेच देंगे और पैसा इन लोग को पेमेंट हम लोग कर देंगे। इतना आसान होता है ना। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो यहाँ पर ये आपका इश्यू फॉरवर्जन री इशू ऑफ शेयर है। PQR Limited issued 2 lakh equity share of 10 each, payable as rupees 3 per share on application, 5 per share including rupees 2 as premium, मतलब यहाँ पर 5 में 3 का कैपिटल है, 2 का प्रीमियम है, on allotment and 4 रुपया per share on call. All these shares were subscribed. Money due on all share was fully received except from Mr. J holding 5,000 share who failed to pay the allotment and call money, and Mr. K holding 10,000 share who failed to pay the call money. ये पूरा पूरा 15,000 शेयर, एक का 5 और एक का 10,000 शेयर हम लोग फोरफिट कर लिए। और इसमें से हम लोगों ने 10,000 शेयर, जिसमें से सारा का सारा शेयर जे का शेयर इंक्लूडेड था, और सब्सिक्वेंटली री इशूड टू मीटर एल एज फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। सर शेयर तो इशू नहीं हो सकता डिस्काउंट पे, बेटा हो सकता है री इशू, कोई दिक्कत नहीं है। देन ना जितना फॉरफीचर में इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा का आप यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। Pass necessary journal entries in the books of PQR Limited. Also prepare balance sheet and notes to account of the company. 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोगों को देखो यहाँ पर अलॉटमेंट ने फेल किया ना, तो पहले आप एप्लीकेशन ले लो, एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो, अलॉटमेंट को आप ड्यू कर दो, पहले यहाँ तक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 लाख शेयर इंटू 3 रुपये, 6 लाख रुपया आप ले लो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और उसको आप ट्रांसफर कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर आप ड्यू करो 2 लाख इंटू 5, 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 6 लाख रुपया टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख रुपया, पहले आप ये कर लो। अब जब पैसा लेने जाओगे तो आपको पता है 5,000 शेयर पे पैसा मिला है, तो वो जाएगा कॉल्स इन एरियर पे, 5,000 इंटू 5 कॉल्स इन एरियर बाकी मिल गया। अभी तक कोई भी शेयर फॉरफिट नहीं हुआ है, तो फिर से हम लोग पूरा पूरा 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे 4 रुपया हम लोग कॉल पे ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अब जो है ये 5,000 शेयर, फिर एक जो है 10,000 शेयर, टोटल ये 15,000 शेयर पे हम लोग को पैसा नहीं मिलने वाला है, तो 15 इंटू 4 60,000 का होगा इस बार एरियर, बाकी 7,40,000 मिल जाएगा। और अब जब फॉरफिट करने का बात आएगा, ध्यान रखना पूरा 15,000 शेयर पे 10 रुपया कॉल किया हुआ है, तो इंटू 10 1.5 लाख रुपया होगा यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में। चेक करना आपको कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका था क्या। देखो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका था तो हम लोग को उसको हाथ नहीं लगाना, अगर नहीं मिला था तो उसको हम लोग को डेबिट करना होगा। तो आप चेक करो, देखो जो अलॉटमेंट में फेल किया ना वो तो हम लोग को प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो 5,000 शेयर पे तो हमारा अलॉटमेंट पे पैसा फेल हुआ ना, तो इंटू 10,000 रुपये ये भी तो आएगा। और इसके बाद हम लोग को देखना है क्या जो कॉल पे फेल किया उसमें कोई प्रीमियम था, तो सर उसमें कोई प्रीमियम नहीं था। जो कॉल पे फेल किया उसमें कोई प्रीमियम नहीं था, उसको छोड़ दो उसको, अलॉटमेंट का पैसा हमारा मिल चुका था, ठीक है सर ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे जितना भी कॉल्स इन एरिया हम लोग लिख के रखे थे उन सबको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कोई उम्मीद नहीं है पैसा आने का। तो एरिया बताओ आप कहाँ कहाँ पे था। एक तो हमारे पास अलॉटमेंट में था 5,000 इंटू 5 25,000, फिर हम लोग के पास कॉल में था 15,000 इंटू 4 60,000, तो 85 का यहाँ पे था। तो टू शेयर फॉरफीचर
फोरफिचर में वो अमाउंट जाता है जो हम लोग को मिला था अपार्ट फ्रॉम अलॉटमेंट। तो आप बताओ हम लोग क्या क्या मिला था अपार्ट फ्रॉम अलॉटमेंट। तो हम लोग को देखो 5,000 शेयर पे तो 3 रुपये खाली मिला था अलॉटमेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम, सॉरी अपार्ट फ्रॉम प्रीमियम। प्रीमियम छोड़ के हमें क्या क्या मिला, सब कुछ कहाँ जाएगा हमारे पास, शेयर फोरफिचर में। प्रीमियम छोड़ के क्यों, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर हटा चुके हैं। ठीक है सर। तो 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू हमारे पास ये 3, तो 5,000 इंटू 3 ये तो हम लोग को मिला था। और अब आप समझो, अब समझो यहाँ पर जो 10,000 शेयर था ना उस पे एप्लीकेशन मिला 3 रुपया, उस पे अलॉटमेंट का कैपिटल मिला 3 रुपया। बात समझ में आ रहा है क्या, वापस समझो। हम लोग को एप्लीकेशन मिला 3 रुपया, हम लोग को अलॉटमेंट का कैपिटल मिला 3 रुपया, कितना हो गया 6 रुपया। तो 10,000 इंटू 6। जो सर प्रीमियम भी तो मिला है 10,000 इंटू 2, तो भाई देखो वो 2 रुपया ऑलरेडी जा चुका है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है हम लोगों को, उसको छेड़छाड़ नहीं करना हम लोगों को। ठीक है। तो 5,000 इंटू 3 15,000, 10,000 इंटू 6 60,000, टोटल ये 75,000। और अब ये मैच करना चाहिए, है ना। वही देखो यहाँ पर हुआ है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो ना क्लियर है क्या। ठीक है। चलो अब आप समझो, अब इसको हम लोग रीइशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 9, 1 रुपया डिस्काउंट दिए थे, तो जो डिस्काउंट दिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 1, टू इक्विटी से कैपिटल डायरेक्ट हम लोग कर देंगे यहाँ पर 1,00,000 रुपया। अब बात है कि हम लोगों को जितना शेयर री इशू हम लोगों ने कर दिया ना, हम लोगों को उतना पैसा जितना फायदा हुआ उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो अब चेक करना पड़ेगा कौन सा किसका शेयर इशू हुआ है, क्योंकि दोनों शेयर पे अलग अलग फायदा हुआ ना। क्योंकि देखो आप एक शेयर पे 3 रुपए का फायदा हुआ है, एक शेयर पे 6 रुपए का फायदा हुआ है। तो किसका शेयर पूरा पूरा इशू हुआ था बोला था ना यहाँ पर, तो बोला जे का शेयर। जे कौन था, जो अलॉटमेंट पे जो फेल किया था, है ना। तो आप देखो टोटल जो 10,000 शेयर जो इशू हुआ है, री इशू हुआ है, उसने 5,000 शेयर जे का था जिसपे 3 करके हम लोग कमाए थे, और बाकी के का था 5,000 इंटू 6। टोटल हम लोग 30,000 प्लस ये 15, टोटल 45,000 रुपये हम लोग कमाए थे, जिसमें से 10,000 रुपया हम लोग लॉस कर चुके हैं। तो बाकी 35,000 रुपया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बोलो क्लियर है चीज। तो सर ये तो 35,000 है ना, ये हम लोग ट्रांसफर कर दिए हम लोग। ठीक है सर, लेकिन जो बाकी पैसा है वो कहाँ गया, जो आपको दिख रहा है बाकी में। देखो सर हमारे पास टोटल जो है ना, यहाँ पर हमारे पास आया 75, ये सर 75 टोटल हमारे पास आया। हम लोगों ने यहाँ घटा दिया 10, ओके 10 घटा दिया, यहाँ पर 35 ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। बचा कितना अभी भी, अभी भी यहाँ पर 30,000 रुपया बचा हुआ है। वो कहाँ जाएगा, तो वो पेड अप कैपिटल में हम लोग ऐड करके दिखा देंगे लास्ट में, शेयर फॉरफिटेड बट नॉट येट रीइशूड 30,000 रुपया, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तो अब दोस्त शेयर फंड में दोस्त शेयर कैपिटल कितना कितना आएगा समझो ध्यान से। हमारे पास टोटल जो शेयर्स था, हमारे पास टोटल जो शेयर्स था वो कितना था, हमारे पास टोटल शेयर था 2 लाख। 2 लाख में से 15,000 क्या हो गया यहाँ पर, 15,000 क्या हो गया यहाँ पर बताओ। 15,000 हम लोग का यहाँ पर हो चुका है फॉरफिट। हम लोग फिर 10,000 हम लोग इशू कर दिए थे, तो अब कितना टोटल अब हो गया यहाँ पर 1,90,000 आ रहा है कि 1,95,000 कितना आ रहा है, 1,95,000 आएगा। यस, 1,95,000 शेयर, जिसमें कैपिटल में इंटू 10 करोगे आप जाएगा 19,50,000, और प्लस 30,000 जो शेयर फॉरफिटेड नॉट एट रीइशूड, ये भी यहाँ आता है। तो 19,80,000 दिखेगा आपके पास यहाँ पर शेयर कैपिटल में, 19,80,000 रुपया। ठीक है, आप यहाँ पर शो कर दो कैसे आए, देखो यहाँ पर अब 19,50,000 प्लस ये 30, ये इतना। ओके, अब आओ रिजर्व एंड सरप्लस में। अब तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, यह है 4 लाख का प्रीमियम, है ना, 4 लाख का प्रीमियम, जिसमें से आपको चेक करना होगा कितना प्रीमियम हम लोगों ने कैंसिल किया था फॉरफिचर के टाइम। तो हम लोगों ने कैंसिल किया था यहाँ पर 10,000। ठीक है, 3,90,000 अभी भी होगा। और रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व भी जाएगा, वो कितना का है, वो है यहाँ पर 35,000 का। तो ये 3,90,000 और ये 35 ही हम लोग को यहाँ पर दिखा देना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है, ये एक बार सही से लिखना है इसको, 3,90,000 प्लस 35 कितना आ रहा है, ये 4,25,000 आ रहा है क्या, ये 4,25,000 आएगा। ठीक है, डन क्या। चलो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कैसे हम लोगों ने निकाला था। और फिर ने एक यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल का यहाँ पर डिफरेंस पूछा था 5 मार्क का, ये तो कह सकते हैं हम लोग आराम से, है ना, देख रहे हो।
तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है, पीरियोडिक जो हम लोग बात किए ना अभी इन्वेंटरी टेकिंग का, उसके बारे में बात होता है। हर कोई कोई पीरियड में हम लोग जैसे मान लो ईयर एंड या फिर क्वार्टरली हम लोग इसको चेक करते हैं। और परपेचुअल में जो हम लोग बुक्स का बात करते हैं, जो बुक्स में लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है परपेचुअल वाला, हम लोग को थ्रू आउट द ईयर हम लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। पर पीरियोडिक वाला थोड़ा सा कम खर्च लगता है। लेकिन दिक्कत ये है पीरियोडिक वाला जब होगा ना तो हम लोग को सब कुछ बंद करना पड़ेगा। अब आप सोचो, स्टॉक टेकिंग चल रहा है, ठीक है, हम लोगों ने गिन के स्टॉक रखा, अब कोई कस्टमर आ गया, तुरंत उसी में से आप निकाल के बेचो, गोडाउन में से मान लो आपने निकाल लिया अगर, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं वहाँ पर उस समय जब स्टॉक टेकिंग चल रहा है ना, जब तक पूरा काम नहीं है तब तक आप पूरा पूरा सब काम बंद करके रखो। ये थोड़ा सा दिक्कत देता है हम लोग के रेगुलर बिजनेस को यहाँ पर मतलब कंडक्ट करने में, तो इंटरप्शन वहाँ पर हो, जो इसमें कोई दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ हमारा पहला पेपर यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको अच्छी तरह से अपने वीडियो पूरा देखा समझा चीज़ों को, अब खुद से बनाओ एक बार पूरा ये पेपर सॉल्व करो और फिर आप इसको मिलाओ। इसलिए मैंने क्या किया देखो, अब मैं अगर सोचता कि एक बार ना पेपर देता हूँ फिर बाद में सॉल्यूशन दूंगा, उससे अच्छा क्या मैंने दोनों एक साथ आपको दे दिया है। आप अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करो, मिलाते जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंटेंट अभी आगे चल के आने वाला है, चाहे वो सीए फाउंडेशन के लिए हो, चाहे वो सीए इंटर जब पास है, जब सी इंटर में जाओगे तो एडवांस अकाउंटिंग कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।